हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पॉट सक्सेस। यह हमारे साइंस एंड टेक की रिवीजन वीडियो सेकंड है। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल फ्रेंड जियोटेल से रिलेटेड है। अभी चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वह जब जियोटेल से पास हुआ तो उसने सन्स मून के सरफेस पर कुछ चार्ज पार्टिकल को डिटेक्ट किया है। तो हम समझेंगे कि जियोटेल होता क्या है और कैसे बनता है। सन आप सभी को पता होगा, कोरोना जो सन की आउटर मोस्ट लेयर है वो चार्ज पार्टिकल एमिट करती है कंटिन्यूसली। यह जो चार्ज पार्टिकल है अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से या तो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं या इनकी स्पीड अगर ज़्यादा होती है तो ट्रैप हो जाते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में। जहाँ तक फ्रेंड्स अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंस करता है वहाँ वहाँ तक हम मैग्नेटोस्फीयर को देख सकते हैं और इसी को हम मैग्नेटोस्फीयर बोलते हैं। अर्थ फ्रेंड्स जो सन को फेस करती है वहाँ पर मैग्नेटोस्फीयर की साइड 3 to 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ रेडियस होती है अप्रॉक्सीमेटली, और अदर साइड अगर हम देखें तो लॉन्ग टेल फॉर्म होती है। इसी को हम जियोटेल बोलते हैं। इस फिगर में फ्रेंड्स अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर को शो किया गया है। जो लूनर ऑर्बिट है उसको भी आप देख सकते हैं। सन्स के विंड की वजह से या प्लाज्मा की वजह से जो चार्ज पार्टिकल रहते हैं उसकी वजह से अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से होता है और जियोटेल का फॉर्मेशन हो जाता है। जब यह फ्रेंड्स जो मून का ऑर्बिटर है चंद्रयान 2 वह जब जियोटेल से पास कर रहा था तभी इन चार्ज पार्टिकल को कैप्चर किया गया है ऑर्बिटर के द्वारा। चंद्रयान 2 की बात करें फ्रेंड्स तो उस पर एक ऑनबोर्ड इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है क्लास इंस्ट्रूमेंट चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसी इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन किया गया है कि मून के सॉइल पर जो एलिमेंट्स हैं उनको डिटेक्ट करें। मून के सॉइल की अगर हम बात करें तो उसको बेस्ट ऑब्जर्व किया जाता है जब जो सोलर फ्लेयर्स हैं वो रिच सोर्स ऑफ एक्सरे इजेक्ट करते हैं और इल्यूमिनेट करते हैं मून के सरफेस को। यह तभी होता है तब मून ट्रेवर्स करता है जियोटेल से। फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें जब भी मून ट्रेवर्स करता है जियोटेल के तो फॉर अबाउट 6 डेज यह कंटिन्यूस रहता है और एवरी 29 डेज में ऐसा हो जाता है कि मून ट्रेवर्स करता है जियोटेल से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ग्लोबल स्टैंडर्ड बॉडी से रिलेटेड है जो कि मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस के लिए प्रोटोकॉल्स को डेवलप करती है। इस बॉडी का नाम है थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। यह एक अम्ब्रेला टर्म है फ्रेंड्स जो 7 टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मीन्स टेलीकम्युनिकेशंस के लिए जो स्टैंडर्ड डेवलप करती हैं वर्ल्ड वाइड 7 ऐसी बॉडी का यह पार्टनरशिप है थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। इसको 1998 में बनाया गया था। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो फ्रांस में सिचुएटेड है। इस प्रोजेक्ट का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो सेलुलर टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है मोबाइल कम्युनिकेशंस के लिए उनको कवर किया गया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सपोर्ट है वह चाइना, यूरोपियन यूनियन, रसिया और यूएसए की सैटेलाइट सिस्टम से आता है। यही सब फ्रेंड्स सेलुलर पोजीशन सिस्टम को भी सपोर्ट करते हैं। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम या नेविक के बारे में अगर हम बात करें तो इसको डिज़ाइन किया गया है टू प्रोवाइड एक्यूरेट रियल टाइम पोजीशनिंग एंड टाइमिंग सर्विसेज टू द यूजर्स इन इंडिया। इसके साथ ही साथ जो 1500 किलोमीटर का एरिया है हमारी बाउंड्री से उसको भी कवर किया गया है नेविक सिस्टम के अंदर। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। इसमें फ्रेंड्स 7 सैटेलाइट्स हैं। 3 जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट पर सैटेलाइट हैं और 4 जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट हैं। यह सैटेलाइट 29 डिग्री इंक्लाइंड है इक्वेटर से अगर हम देखें, और हर एक सैटेलाइट में 3 रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक हैं जो एक्यूरेट लोकेशन डाटा को बताती हैं। नेविक में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 7 सेट ऑफ सैटेलाइट हैं। 3 जो सैटेलाइट हैं वो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में है और 4 सैटेलाइट्स जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में है। यह टू टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है नेविक सिस्टम, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस और रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। रेस्ट्रिक्टिव सर्विसेज फॉर मिलिट्री और सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए है। एप्लीकेशंस की बात करें तो वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस हैं जैसे नेविगेशन फॉर ड्राइवर्स, टेरेस्ट्रियल नेविगेशंस, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी यह काफ़ी उपयोग आएगा। अमेरिका जीपीएस की बात करें तो 24 सैटेलाइट सिस्टम है इन ऑल टोटल और ग्राउंड रिसीवर्स के लिए, लेकिन यह जो सैटेलाइट हैं वो लिमिटेड है। बल्कि अगर हम नेविक सिस्टम में बात करें तो 4 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है, इसलिए जो ग्राउंड लेवल पर रिसीवर्स हैं
उनको फ्रेंड्स यह हमेशा एक्सेसिबल रहेंगे फॉर द रीजन ऑफ अराउंड 1500 किलोमीटर अराउंड इंडिया एज वेल एज इंडिया। नेविक को फ्रेंड्स यूएस ने एलाइड सिस्टम का डेजिग्नेशन दे दिया है। इसका मतलब यह है कि अब नेविक का जो डाटा है उसको भी यूज़ किया जाएगा फॉर कैलकुलेटिंग द पोजीशन। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स यूरोपियन यूनियन और जापान का जो नेविगेशन सिस्टम है वो ऑलरेडी एलाइड सिस्टम का ही पार्ट है, और यूएस ने नॉन एलाइड सिस्टम का भी दर्जा दिया है रशिया और चाइना की नेविगेशन सिस्टम को। इसका मतलब है कोई डाटा को एक्सचेंज नहीं किया जाएगा इन नेविगेशन सिस्टम के साथ। सिंस फ्रेंड्स ज़्यादा अब सेटेलाइट का यूज़ किया जाएगा पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए, तो इससे क्या होगा, एक तो टाइम की बचत होगी और जो सिग्नल है ब्रॉड सिग्नल, रिसीविंग सिग्नल और सेंडिंग होते हैं वो कम टाइम में हो जाएगा और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। यह सब जो एलाइड सिस्टम है यूएस के द्वारा, इट इज़ डन एज अ पार्ट ऑफ मल्टी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो मल्टी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के अंदर यूएस यह डेवलप कर रहा है ताकि डिफरेंट स्पेशलाइज सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम एजेंसीज़ को एक साथ लाया जाए और एक्यूरेसी अचीव की जाए इन कैलकुलेटिंग द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट न्यूज़ फ्रेंड GSAT-30 से रिलेटेड है। अभी इंडिया की यह जो टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका वेट 3357 किलोग्राम है, इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है इनटू जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। वेट क्यों मेंशन किया गया है, क्योंकि फ्रेंड्स फॉरेन व्हीकल लॉन्च व्हीकल को हायर किया गया है टू लॉन्च दिस पर्टिकुलर टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट। यह फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया है with the help of Ariane 5A 251 लॉन्च व्हीकल। फ्रेंड्स फॉरेन लॉन्चर को इसलिए हायर किया गया है क्योंकि इसरो सेव करना चाहता है GSLV Mach 3 को फॉर द अपकमिंग स्पेस फ्लाइट ऑफ गगनयान एंड इस ट्रायल्स। GS-30 की बात करें तो यह एक रिप्लेसमेंट का काम करेगा इनसेट 4A सीरीज सर्विसेज का, ताकि इन्हेंस कवरेज किया जा सके। इनसेट 4A की बात करें तो इसको 2005 में लॉन्च किया गया था। इस सैटेलाइट को केबल ऑपरेटर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है जब भी वे अपने प्रोग्राम्स एब्रॉड ब्रॉडकास्ट करते हैं। GSAT-30 की बात करें तो यह एक रिप्लेसमेंट की तरह काम करेगा इनसेट 4A का। GSAT-30 DTS सर्विस, डिजिटल सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग और ई-गवर्नेंस जैसी एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करेगा। और इस सैटेलाइट के यूसेज की बात करें तो बल्क डाटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं फॉर अपकमिंग टेली कम्युनिकेशन एप्लीकेशन। इंडिया के कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम की बात करें तो दो सीरीज़ हैं फ्रेंड्स, एक इंडियन नेशनल सैटेलाइट या इनसेट सीरीज़ 4A 4B और GSAT सीरीज़। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स जेमिनी डिवाइस से रिलेटेड है। जो डीप सी फिशरमैन्स हैं उनको इमरजेंसी सिचुएशंस में एडवाइजरी सर्विसेज इशू करने के लिए इस डिवाइस को डेवलप किया गया है। इस डिवाइस को जो फुल फॉर्म है वह गगन इनेबल्ड मेराइन्स इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इन्फॉर्मेशन। बेसिकली ये जो जेमिनी डिवाइस है जो गगन सैटेलाइट्स हैं उनके डाटा को यूज़ करती है, फिर फ्रेंड्स फिशरमैन्स के मोबाइल पर एडवाइजरी इशू करती है विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ कम्युनिकेशन। जेमिनी की अगर हम बात करें तो इमरजेंसी सिचुएशंस में वार्निंग या इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने के लिए इस डिवाइस को डेवलप किया गया है। इसके साथ ही साथ पोटेंशियल फिशिंग जोन एंड ओशियन स्टेट फॉरकास्ट के लिए भी इस डिवाइस को डेवलप किया गया है। इसको फ्रेंड्स इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज या इनकोइस के द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनकोइस की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आती है, ऑटोनोमस बॉडी है, एंड इट ऑल्सो कम्स अंडर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसी ने इस डिवाइस को डेवलप किया है। इस डिवाइस जैसा कि हम बात कर चुके हैं गगन सैटेलाइट्स के डाटा को यूज़ करता है, फिर उस डाटा को ट्रांसमिट कर दिया जाता है टू फिशरमैन्स थ्रू ब्लूटूथ कम्युनिकेशन। यह ब्लू रेवोल्यूशन को अचीव करने के लिए एक अच्छा प्रयास है। मीना कुमारी कमेटी ने फ्रेंड्स यह रिकमेंड किया था कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन किया जाए बिटवीन 22 to 370 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। तो इस कमेटी के रिकमेंडेशन को भी यह जेमिनी डिवाइस सपोर्ट करता है। गवर्नमेंट ने पोटेंशियल फिशिंग जोन के फोरकास्ट को भी लॉन्च किया है। यह फोरकास्ट न्यूली डेवलप बनाए गए हैं बाय इंडियन नेशनल सेंटर फॉर
ओशियन इंफॉर्मेशन सिस्टम, यह एडवाइजरी इशू करेंगे फार्मर्स को, फिशरमैन को ऑन पोटेंशियल फिशिंग जोन 3 डेज इन एडवांस। अभी क्या होता था फ्रेंड्स, डेली बेसिस पर एडवाइजरी इशू किए जाते थे लोकल लैंग्वेज पर, लेकिन अब 3 डेज इन एडवांस एडवाइजरी इशू किए जाएंगे रिगार्डिंग द पोटेंशियल फिशिंग जोन। पोटेंशियल फिशिंग जोन एडवाइजरी से फ़ायदा यह होता है, एक तो जो फिश कैच है वो 25% या 25 टाइम्स बढ़ जाता है, और जो सर्च टाइम है वो 30 to 70% रिड्यूस हो जाता है। इसकी वजह से फ्रेंड्स फ्यूल की भी सेविंग होती है। अब हम फ्रेंड्स गगन सेटेलाइट के बारे में जान लेते हैं। गगन का फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, इसको डेवलप किया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गगन सिस्टम को बनाया है, जिसका फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन। यह एक ऐसा सिस्टम है फ्रेंड्स जो काम करता है टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ GNSS ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। यह ऐसा पहला डिवाइस है पूरे वर्ल्ड में, या सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में, जो फ्रेंड्स इक्वेटोरियल आयनोस्फीयरिक रीजन पर ऑपरेट कर रहा है। इसमें 3 जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट हैं। इस गगन सैटेलाइट की बात करें तो 3 जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट को यूज़ करता है गगन सिस्टम, एक GSAT-8, GSAT-10 एंड GSAT-15, और पूरे एंटायर इंडियन ओशियन रीजन को कवर किया जाता है इस सिस्टम के द्वारा। इसमें फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया से लेके अफ्रीका तक का रीजन है पूरा कवर किया गया है। तो आपको यही याद रखना है इसमें कौन कौन से जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स इन्वॉल्व हैं, GSAT-8, GSAT-10 एंड GSAT-15। अभी रिसेंटली सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाया है। यह जो सिस्टम है यह भी फ्रेंड्स गगन डाटा को यूज़ करता है टू ट्रांसमिट सिग्नल टू ट्रेन्स, और बेहतर तरीके से स्पीड और मूवमेंट की जानकारी प्रोवाइड करता है। तो गगन के बारे में हमने जाना, यह कम्युनिकेशन सैटेलाइट के डाटा को यूज़ करता है और पूरे इंडियन ओशियन रीजन को यह कवर करता है। इसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो ने डेवलप किया है। अभी हमने पढ़ा था कि इंडिया ने अपनी पहली बार इन ऑर्बिट स्पेस डेब्रिस मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है। इस सिस्टम के अनुसार फ्रेंड्स डेब्रिस को मॉनिटर किया जाना था, और उसकी वजह से नैनो सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट में। और इसको जो हमारी इंडिया की पहली स्पेस सर्वेलेंस कंपनी है डिजिगंत्रा, उसने बनाया था। उससे ही सिमिलर रिलेटेड न्यूज़ फ्रेंड्स स्पेस एसेट्स से रिलेटेड है। अभी हमने देखा कि डेब्रिस को मॉनिटर किया जा रहा था, लेकिन अब हमारे स्पेस एसेट्स को ट्रैक और कम्युनिकेट एस्टेब्लिश करने के लिए या मॉनिटर करने के लिए एक सैटेलाइट सीरीज ही लॉन्च की जाएगी सेपरेटली। उसका नाम है फ्रेंड्स इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम। तो इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम सैटेलाइट के बीच में डाटा को कम्युनिकेट करेगा। इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम में हमने देखा कि 2 सेट ऑफ सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। फ्रेंड्स 2 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ही लॉन्च की जाएंगी, ताकि सैटेलाइट के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया जा सके और डाटा को ट्रांसमिट किया जा सके। जो लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट है उन पर फ्रेंड्स स्पेशल फोकस रहेगा, क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट्स का लिमिटेड कवरेज रहता है अर्थ पर अगर हम देखें। इसके साथ ही साथ यह जो फ्यूचर में लॉन्चेस की जाएंगी इन स्पेस एज वेल एज टू अदर प्लैनेट्स लाइक मून, मार्स और वीनस, उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इंडिया का जो गगनयान मिशन है उसके लिए भी यह इंपॉर्टेंट रहेगा। काफ़ी हेल्प मिलेगी फ्रेंड्स फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा एंड कम्युनिकेशन। इसके साथ ही साथ इंडिया ने यह भी अनाउंस किया है कि गगनयान मिशन के बाद इंडिया अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा। उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट रहने वाला है इंडिया डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होगा, जो ग्राउंड स्टेशन है सैटेलाइट को ट्रैक करने के लिए, उस पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। पहली सैटेलाइट फ्रेंड्स 2020 मतलब इसी साल के एंड में लॉन्च की जाएगी, और सेकेंड 2021 में लॉन्च की जाएगी। इंडिया फ्रेंड्स 5th कंट्री बन जाएगा टू हैव सच अ सिस्टम आफ्टर US, चाइना, जापान एंड यूरोप। तो इंडिया 5th नेशन बनने वाला है आफ्टर US, चाइना, जापान एंड यूरोप। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कार्टोसैट सैटेलाइट सीरीज से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली कार्टोसैट 3 सीरीज़ को लॉन्च किया गया था अलॉन्ग विथ 13 कमर्शियल नैनो सैटेलाइट, और यह जो लॉन्चिंग थी वो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया था। कार्टोसैट 3 की बात करें तो यह एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसमें फ्रेंड्स जो इमेजिंग कैपेबिलिटी है उसको हाईली एडवांस कर दिया गया है। मतलब हाई रेजोल्यूशन में आपको इमेज प्रोवाइड कर सकता है यह सैटेलाइट सीरीज।
इस जो मिशन है इस सीरीज़ का वह 5 ईयर्स रहने वाला है। कार्टोसैट 3 का मिशन लाइफ 5 ईयर्स रहने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स 2 और सैटेलाइट लॉन्च की जाएंगी नेक्स्ट ईयर, कार्टोसैट 3 एंड कार्टोसैट 3B। जो ऑर्बिट है जहाँ पर इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है वह है सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 509 किलोमीटर। सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट का मतलब है अगर कोई भी सैटेलाइट इस ऑर्बिट में लॉन्च की जाती है इसका मतलब है वो सन के सिंक्रोनस है, और जैसे जैसे सन मूव करेगा वैसे ही यह सैटेलाइट मूव करेगी सन के रेस्पेक्ट में। इसलिए अर्थ का ऑलवेज जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन है वो सेम एंगल से सैटेलाइट से देखा जा सकता है। लॉन्चिंग व्हीकल PSLV C-47 को यूज़ किया गया था। PSLV C-47 को यूज़ किया गया था कार्टोसैट 3 सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। ऐसा पहली बार हुआ था फ्रेंड्स कि इस सैटेलाइट को नेविगेट करने के लिए विक्रम प्रोसेसर का यूज़ किया गया था। विक्रम प्रोसेसर को इंडिजिनसली डिज़ाइन किया गया है इसरो के द्वारा, और इस प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है रॉकेट नेविगेशन, गाइडेंस एंड कंट्रोल पर्पस के लिए। कार्टोसैट सैटेलाइट के बारे में हम पूरी जानकारी देख लेते हैं। कार्टोसैट सैटेलाइट बेसिकली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, और यह हाई रेजोल्यूशन कैमरास की वजह से लार्ज स्केल मैपिंग प्रोवाइड कराती हैं अर्थ के सरफेस की। इसलिए जो भी चेंजेस होते हैं, वेदर मैन मेड हो या नेचुरल हो या कोई जोग्राफिकल चेंजेस हो, वह कार्टोसैट सैटेलाइट के द्वारा हम डिटेक्ट कर सकते हैं। प्रीवियस लॉन्चेस भी किया गया है इस सीरीज़ में। अभी हमने देखा था कि कार्टोसैट 3 को लॉन्च किया गया, तो प्रीवियस फ्रेंड्स 2 कार्टोसैट सीरीज़ को लॉन्च किया गया है। सबसे पहले 2005 में कार्टोसैट 1 को लॉन्च किया गया था, और यह इंडिया की फर्स्ट इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट थी। कार्टोसैट 2 को फ्रेंड 2007 में लॉन्च किया गया था, और इसमें जो रेजोल्यूशन कैपेबिलिटी है उसको और बढ़ा दिया गया था अप टू 1 मीटर। कार्टोसैट 2 सीरीज़ में 6 मोर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था, कार्टोसैट 2A से लेकर कार्टोसैट 2F तक, और ऐसा माना जाता है कि यह प्राइमरी मिलिट्री पर्पस के लिए ही इसको यूज़ किया जाता है। कार्टोसैट 3 में अगर हम देखें तो 13 मोर नैनो सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। यह फ्रेंड्स USA की नैनो सैटेलाइट थी। यह जो कार्टोसैट 3 सीरीज़ जो लॉन्च की जाएगी यह स्पेशल अरेंजमेंट के तहत की जा रही है। अभी आपको पता होगा इसरो ने नई कमर्शियल आर्म को बनाया है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जिसको फ्रेंड्स बजट में प्रपोज किया गया था इन 2019। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड न्यू कमर्शियल आर्म है इसरो की, उसी ने फ्रेंड्स कार्टोसैट 3 सीरीज़ को लॉन्च किया है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन रेडार इमेजिंग सैटेलाइट से रिलेटेड है। अभी PSLV C-48 ने रिसेट 2VR1 को लॉन्च किया है। इसके साथ ही साथ 9 अदर कस्टमर सैटेलाइट को भी लॉन्च किया गया है। रिसेट 2VR1 की अगर हम बात करें तो यह सेकेंड रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है। इससे पहले रिसेट 1 एंड 2 को लॉन्च कर दिया गया था 2009 और 2012 में। रिसेट 2B सीरीज़ को फ्रेंड्स अब लॉन्च किया जा रहा है अलॉन्ग विथ कार्टोसैट 3। कार्टोसैट 3 को हमने देखा था PSLV C-47 से लॉन्च किया गया है, और रेडार इमेजिंग जो सेकेंड सीरीज़ है उसको PSLV C-48 से लॉन्च किया जा रहा है। यह दोनों ही फ्रेंड्स अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैं और इंडिया की अर्थ इमेजिंग कैपेबिलिटीज़ को बूस्टअप करने वाली हैं। अगर हम रेडार इमेजिंग सेकेंड सीरीज़ की बात करें रिसेट 2VR1, तो इसका फ्रेंड्स और पावरफुल रिजोल्यूशन है, और 35 सेंटीमीटर से अगर कोई ऑब्जेक्ट सेपरेटेड है तो उस तक की फ्रेंड्स ये हमको इमेज प्रोवाइड करा सकता है। और इसका रेडियस की बात करें तो 5 to 10 किलोमीटर तक के एरिया को एक साथ में कवर करता है। इस सैटेलाइट में सिंथेटिक अपर्चर रेडार फिट होता है। इसका फ़ायदा यह होता है कि फ्रेंड्स क्लाउडी कंडीशंस हो या डे हो या नाइट हो, आपको पिक्चर्स प्रोवाइड कराएगा यह सिंथेटिक अपर्चर रेडार। इसलिए यह काफ़ी हेल्पफुल है सर्वेज़ में, कोस्टल सर्वे हो, फॉरेस्ट सर्वे हो, फ्रेंड्स एग्रीकल्चर के लिए, सॉइल मॉनिटरिंग के लिए, इसके साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बॉर्डर सर्विलेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इस सैटेलाइट सीरीज़ का जो लाइफ है वो भी फ्रेंड्स 5 ईयर्स है। कार्टोसैट 3 का भी 5 ईयर्स है, हमने देखा था। पिछले डिकेड में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसरो ने ऑलरेडी 2 रिसेट सीरीज़ को लॉन्च किया था, रिसेट 1 एंड रिसेट 2। रिसेट 1 इज़ नो लॉन्गर ऑपरेशन नाउ, बट रिसेट 2 मिलिट्री सैटेलाइट है जिसको फ्रेंड्स लॉन्च किया गया था आफ्टर मुंबई टेरर इंसिडेंट। अब हम फ्रेंड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में बात कर लेते हैं, जो सेकंड कमर्शियल आर्म है इसरो की। इसको अभी बेंगलुरु में इनॉग्रेट किया गया है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के? यह फ्रेंड्स जो इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ावा देगा इन इंडियन स्पेस प्रोग्राम। मतलब है जो इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योरशिप है उसको प्रमोट करेगा। इसके बाद फ्रेंड्स यह स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन को भी प्रमोट करेगा और टेक्नोलॉजी की ट्रांसफ़र करेगा टू इंडस्ट्री।
इससे पहले जो कमर्शियल नाम थी वो फ्रेंड्स एंथ्रिक थी। इसका भी हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इसका काम भी वही है फ्रेंड्स, जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम के द्वारा प्रोडक्ट और सर्विसेज को कमर्शियली प्रमोट किए जाते हैं, यह उसको मार्केट में प्रमोट करता है। 2008 में इसको मिनी रत्ना स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आदित्य L1 मिशन से रिलेटेड है। आदित्य L1 मिशन इम्पोर्टेंट मिशन है इसरो का और फर्स्ट एक्सपीडिशन है जो स्टडी करेगा सन के कोरोना को। 2021 में इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसको लॉन्च किया जाएगा और लैग्रेंज L1 पॉइंट में इसको रखा जाएगा, जो कि 1.5 मिलियन किलोमीटर अर्थ के सरफेस से। यह 400 किलोग्राम क्लास ऑफ सैटेलाइट होने वाला है। PSLV का यूज़ करके इसको लॉन्च किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसमें 7 पेलोड्स रहेंगे जो स्टडी करेंगे सन के कोरोना को, जो आउटरमोस्ट लेयर होती है, सोलर एमिशंस, सोलर विंड्स एंड फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन एज वेल एज सन की फ्रेंड्स इमेजिंग भी करेगा। तो आदित्य L1 मिशन इंडिया का ऐसा पहला मिशन है जो सन को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया जाएगा नेक्स्ट ईयर। अर्थ सन सिस्टम की अगर हम बात करें तो ऐसे 5 लैग्रेंजियन पॉइंट को डिस्कवर किया गया है और आदित्य L1 को L1 लैग्रेंजियन पॉइंट में रखा जाएगा। लैग्रेंजियन पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पर जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है किसी भी दो हेवनली बॉडीज़ का, वो फ्रेंड्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। इसकी वजह से अगर किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट को उस ऑर्बिट में रखा जाता है तो वह इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहता है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन एस्ट्रोसेट से रिलेटेड है। एस्ट्रोसेट इंडिया की फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है। इसको अभी 4 ईयर्स हो गए हैं इन द ऑर्बिट। इसको फ्रेंड्स 2015 में पहली बार लॉन्च किया गया था। यह इंडिया का फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप है जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट वेवलेंथ में ऑब्जर्व करता है। यह फ्रेंड्स स्मॉलर वर्जन माना जाता है नासा हबल स्पेस टेलीस्कोप का और इसमें टोटल 5 पेलोड्स हैं। एक तो अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, नेक्स्ट है लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपोर्शनल काउंटर, थर्ड है सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप, फोर्थ है कैडमियम जिंक टेलुराइड इमेजर एंड फिफ्थ है स्कैनिंग स्काई मॉनिटर। तो बेसिकली जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिफरेंट वेवलेंथ में ऑब्जर्व करने के लिए इंडिया का यह पहला मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जियो इमेजिंग सैटेलाइट से रिलेटेड है। GSAT-1 जियो इमेजिंग सैटेलाइट अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी। यह इंडियन सब कॉन्टिनेंट और नेचुरल डिजास्टर और नेचुरल हैजर्ड को भी क्विक मॉनिटर करेगा। GSAT-1 की सीरीज में GSAT-2 भी लॉन्च की जाएगी आगे जाकर। और यह है फ्रेंड्स जियो स्टेशनरी ऑर्बिट 36,000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इसको प्लेस किया जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड एक्सपोसेट। एक्सपोसेट बेसिकली एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट है। यह मिशन पोलराइजेशन को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। इस स्पेसक्राफ्ट में फ्रेंड्स पॉलिक्स रखा जाएगा। पॉलिक्स एक इंस्ट्रूमेंट है, पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज। यह फ्रेंड्स स्टडी करेगा द पोलराइजेशन ऑफ ब्राइट एक्सरे सोर्सेज इन द एनर्जी रेंज ऑफ 5 to 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फ्रेंड्स बेसिकली जो ब्राइट एक्सरे सोर्सेज हैं उनके पोलराइजेशन को स्टडी किया जाएगा इस सैटेलाइट की सहायता से, स्पेसक्राफ्ट की सहायता से। इस सैटेलाइट का जो मिशन है वो 5 ईयर्स का है और 500 to 700 किलोमीटर एब द सरफेस ऑफ द अर्थ इसको प्लेस किया जाएगा। पोलरीमीटर सैटेलाइट की सहायता से जो न्यूट्रॉन स्टार हैं, सुपरनोवा, रेमिनेंट पल्सर और ब्लैक होल्स के जो रीजन्स हैं उनको स्टडी किया जाएगा। कुछ अदर प्लानिटरी मिशन भी फ्रेंड्स इसरो के द्वारा अभी प्लान किए गए हैं। एक है शुक्रयान मिशन में एक ऑर्बिटर को लॉन्च किया जाएगा वीनस के ऑर्बिट में और यह वीनस के सरफेस और एटमॉस्फेयर को पड़ेगा। मंगलयान 2 को भी फ्रेंड्स प्लान किया गया है। यह सेकंड मिशन होने वाला है मार्स पर। तो हमने इसमें इसरो की जो फ्यूचर मिशंस हैं उनके बारे में जाना। एक तो है जियो इमेजिंग सैटेलाइट जो अर्थ को ऑब्जर्व करेगा। GSAT-2 भी इसी सीरीज़ में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड एक्सपोसेट। इसमें पोलराइजेशन स्टडी किया जाएगा और डिफरेंट जो एक्सप्लोजन्स होते हैं यूनिवर्स में उनको स्टडी किया जाएगा। शुक्रयान वीनस से रिलेटेड है। मंगलयान 2। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन निसार से रिलेटेड है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार एक जॉइंट प्रोजेक्ट है नासा और इसरो के बीच में। यह फ्रेंड्स फर्स्ट ऐसी रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जो डुअल बैंड को यूज़ करेगी, L बैंड एंड S बैंड, और अर्थ के सरफेस को एवरी 12 डे यह मैप करने वाली है फ्रॉम डिफरेंट टू डायरेक्शन। तो निसार इज
dual frequency L-band and S-band radar mission that will map Earth every 12 day from 2 direction. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन उन्नति प्रोग्राम से रिलेटेड है। यूनी स्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो आप नाम से ही समझ रहे होंगे फ्रेंड्स, नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम बेसिकली यह एक इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है ऑन नैनो सैटेलाइट डेवलपमेंट। यूनी स्पेस की 50th एनिवर्सरी को मनाने के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। यूनी स्पेस फ्रेंड्स एक कॉन्फ्रेंस था ऑन पीसफुल यूज़ ऑफ आउटर स्पेस। यह डेवलपिंग और पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा टू स्ट्रेंथन इन असेंबलिंग, इंटीग्रेटिंग एंड टेस्टिंग ऑफ नैनो सैटेलाइट। तो उन्नति प्रोग्राम बेसिकली कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है नैनो सैटेलाइट से रिलेटेड। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन स्पेस टेक्नोलॉजी सेल से रिलेटेड है। यह इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया एक इनिशिएटिव है जिसमें फ्रेंड्स IITs की सहायता से हाई एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाएगा इन द एरिया ऑफ स्पेस साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड स्पेस एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स स्पेस एप्लीकेशन में हाई एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाएगा डिफरेंट IITs की सहायता से, और इसके अंदर जो भी प्रोजेक्ट रहेंगे वह इसरो के द्वारा ही फंड किए जाएंगे। ऐसे ही इसरो ने इंडिया में फ्रेंड्स 5 स्पेस टेक्नोलॉजी सेल्स को सेटअप किया है एट डिफरेंट IITs। तो 5 जो IITs हैं वह IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास एंड फ्रेंड्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। तो यहाँ पर 5 स्पेस टेक्नोलॉजी सेल्स को एस्टेब्लिश किया गया है ताकि हाई एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए इन द एरिया ऑफ स्पेस साइंस। फ्रेंड्स एक जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी की सहायता से, ताकि रिसर्च एक्टिविटीज़ को कैरी आउट किया जा सके इन द एरिया ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। सावित्रीबाई फुले पुणे में यूनिवर्सिटी है। IIT दिल्ली को भी फ्रेंड्स सेलेक्ट किया गया है सेपरेटली। स्पेस टेक्नोलॉजी सेल्स एस्टेब्लिश किया जाएगा इन द कोलैबोरेशन विद इसरो। अब हम फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट नासा के मिशन देख लेते हैं। इनसाइट मिशन नासा का मार्स से रिलेटेड मिशन है टू डिटेक्ट क्वेक एंड मैग्नेटिक पल्सेस ऑन मार्स, इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सीस्मिक इन्वेस्टिगेशन, जियोडेसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट। बेसिकली मार्शियन सरफेस के बीनीथ में जो प्रोसेस होते हैं उनको स्टडी करने के लिए इनसाइट मिशन लॉन्च किया गया है। यह नासा का डिस्कवरी प्रोग्राम से रिलेटेड है। नेक्स्ट है फ्रेंड वोयेजर 2। अभी कुछ दिक्कत आ गई थी वोयेजर 2 में, उसको फिक्स कर दिया गया है। वोयेजर 1 और वोयेजर 2 नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था और सोलर सिस्टम के एज को स्टडी करने के लिए यह मिशन को लॉन्च किया गया था। और वोयेजर 2 एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है अभी तक जिसने फ्रेंड्स ऑल द 4 सोलर सिस्टम जो जायंट प्लैनेट है, सोलर सिस्टम के जायंट प्लैनेट, उनको स्टडी किया है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इन 4 जो जायंट प्लैनेट्स हैं उनको स्टडी करने वाला एक अकेला स्पेसक्राफ्ट वोयेजर 2 है। वोयेजर की अगर बात करें तो यह पावर कहाँ से मिलती है इसको? फ्रॉम रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है? जो डिके होता है रेडियो एक्टिव मटेरियल का, उसको फ्रेंड्स उससे जो हीट होती है उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर यह फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है वोयेजर के द्वारा। तो वोयेजर फ्रेंड्स रेडियो एक्टिव डिके मटेरियल की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, फ्यूल की तरह यूज़ करता है। वोयेजर एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसने जायंट प्लैनेट को स्टडी किया है। यह नासा का एक इम्पोर्टेंट मिशन है। नेक्स्ट है फ्रेंड पंच मिशन, पोलरीमीटर टू यूनिफाई कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। बेसिकली है नासा का ही मिशन है, इसको 2022 में लॉन्च किया जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट है कि सन के आउटर कोर को स्टडी किया जाए। इंडिया का आदित्य L1 मिशन है और नासा ने 2022 में पंच मिशन को लॉन्च करने का निर्णय लिया है। नासा पार्कर सोलर प्रोब, यह भी फ्रेंड्स एक जॉइंट मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा के बीच में, जिसमें एक ऑर्बिटर को लॉन्च किया जाएगा जो सन को ऑर्बिट करेगा। इसको ऐसा माना जा रहा है कि इसी ईयर 2020 में नासा पार्कर सोलर प्रोब को लॉन्च किया जाएगा। तो आपको यह याद रखना है, यह एक जॉइंट मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा के बीच में। नेक्स्ट है फ्रेंड आर्टेमिस लूनर प्रोग्राम। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आर्टेमिस प्रोग्राम के अंदर फर्स्ट वुमेन को भेजा जाएगा मून के सरफेस पर और नेक्स्ट मैन को भी भेजा जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिशन ड्रैगन फ्लाई मिशन है। नासा ने ड्रैगन फ्लाई मिशन को भी प्लान किया है, जो कि फ्रेंड्स सैटर्न का लार्जेस्ट मून है टाइटन,
उसके लिए लॉन्च किया जाएगा। ड्रैगन फ्लाई जो मिशन है वह नासा का न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम का पार्ट है। इस प्रोग्राम में न्यू होराइजन मिशन को भी इंक्लूड किया गया है। प्लूटो और क्यूपर बेल्ट में न्यू होराइजन मिशन लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड जूनो मिशन टू जुपिटर, ओरिस रेक्स मिशन टू एस्ट्रॉयड बेनो। तो एस्ट्रॉयड बेनो को स्टडी करने के लिए भी ओरिस रेक्स मिशन लॉन्च किया गया है। ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। टाइटन की बात करें तो यह सोलर सिस्टम में सेकंड लार्जेस्ट मून है। यह फ्रेंड्स मरकरी से भी बड़ा है। टाइटन का एटमॉस्फेयर अगर देखें मोस्टली नाइट्रोजन से बना हुआ है। अगर हम अर्थ के एटमॉस्फेयर को देखें तो उसमें ही नाइट्रोजन मेजर परसेंट में प्रेजेंट है। इसकी लैंडस्केप की बात करें तो फ्रेंड्स सैंड ड्यून से इसका लैंडस्केप डोमिनेटेड है और वाटर बेस में लिक्विड मीथेन और ईथेन पाए जाते हैं। सरफेस की बात करें तो वाटर आइस भी प्रेजेंट है एज हार्ड एज रॉक। तो इसकी सरफेस पे सैंड ड्यून्स भी मिलेंगे हमको और वाटर आइस भी प्रेजेंट है। ये हमको कैसे पता है फ्रेंड्स? इससे पहले कैसाइनी मिशन लॉन्च किया गया था नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटालियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, इसलिए इतनी जानकारी ऑलरेडी हमको पता है। यही भी फ्रेंड्स सैटर्न का जो मैग्नेटोस्फीयर है, रिंग्स हैं, मून्स हैं, उनको स्टडी करने के लिए यह मिशन लॉन्च किया गया था और ऐसा पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने सैटर्न को ऑर्बिट किया है। कैसाइनी मिशन में फ्रेंड्स एक लैंडर को भी भेजा गया था जिसका नाम था हाइगन्स और वह पहला ऐसा लैंडर बन गया था जिसने लैंड किया था टाइटन जो मून है उस पर। नेक्स्ट नासा का मिशन जो इम्पोर्टेंट है वो है स्नो एक्स। 2016-17 में नासा ने यह 5 ईयर प्रोग्राम लॉन्च किया था टू अंडरस्टैंड हाउ मच वाटर इज कंटेंट इन ईच विंटर स्नोफॉल एंड हाउ मच विल बी अवेलेबल व्हेन इट मेल्ट्स इन स्प्रिंग। तो वाटर के यूसेज से रिलेटेड है, जो विंटर में स्नोफॉल होती है वो कितना हम वाटर अवेलेबल यूज़ कर सकते हैं, उससे रिलेटेड नासा ने इस मिशन को लॉन्च किया था स्नो एक्स प्रोग्राम। यह 5 ईयर प्रोग्राम है। 2016-17 में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड स्पेजर टेलीस्कोप। स्पेजर स्पेस टेलीस्कोप अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जनवरी 30, 2020 को यह रिटायर हो चुका है, शटडाउन हो चुका है। इसको 2003 में लॉन्च किया गया था। स्पेजर स्पेस टेलीस्कोप की बात करें तो यह नासा का जो ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम है उसका ही एक पार्ट है। ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम के अंदर यूनिवर्स को डिफरेंट वेवलेंथ में स्टडी किया जाता है। स्पेजर स्पेस टेलीस्कोप की बात करें तो यह फ्रेंड्स इंफ्रारेड रेडिएशन में यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए बनाया गया था और इसने अभी कुछ ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, जैसे एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स, फेल्ड स्टार जिनको ब्राउन ड्वार्फ के नाम से भी जानते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट में होल्ड सीक्रेट टू लाइफ ऑन अदर प्लैनेट। तो स्पेजर स्पेस टेलीस्कोप ने यूनिवर्स को इंफ्रारेड रेडिएशन में ऑब्जर्व किया था। यह फ्रेंड्स अभी शटडाउन हो चुका है। हबल स्पेस टेलीस्कोप की बात करें जो कि ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम का ही पार्ट है नासा का। हबल स्पेस टेलीस्कोप अभी ऑपरेशनल है। यह विजिबल वेवलेंथ में या विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में यूनिवर्स को ऑब्जर्व करता है। चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी की बात करें तो इसको 1999 में फ्रेंड्स लॉन्च किया गया था। यह एक्सरे वेवलेंथ में यूनिवर्स को ऑब्जर्व करता है। यह भी फ्रेंड्स अभी ऑपरेशनल है। लास्ट है फ्रेंड्स क्वांटम गामा रे ऑब्जर्वेटरी। यह ऑपरेशनल अभी नहीं है, लेकिन जब यह लॉन्च किया गया था तो यह गामा वेवलेंथ में यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। नाम से ही आप समझ सकते हैं। तो जो नासा का ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम है उसके अंदर सिर्फ अभी 2 ही ऑब्जर्वेटरी ऑपरेशनल है। टोटल 4 हैं फ्रेंड्स। स्पेजर स्पेस टेलीस्कोप अभी शटडाउन हुआ है रिसेंटली। हबल स्पेस टेलीस्कोप ऑपरेशनल है। चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी भी ऑपरेशनल है। गामा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी गामा वेवलेंथ पर यूनिवर्स को ऑब्जर्व करता था, यह अभी ऑपरेशनल नहीं है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन स्टारलाइनर से रिलेटेड है। स्टारलाइनर बेसिकली एक स्पेस कैप्सूल है जिसकी सहायता से एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचाया जाएगा। इस कैप्सूल को बोइंग के द्वारा बिल्ड किया गया है और नासा ने अभी इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन सोलर ऑर्बिटर मिशन से रिलेटेड है। सोलो अभी हमने नासा के पार्कर मिशन के बारे में पढ़ा था फ्रेंड्स। वह यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा ने मिलकर बनाया है। इसको शेड्यूल है कि लॉन्च किया जाएगा। सोलर ऑर्बिटर मिशन सोलो भी फ्रेंड्स कोलैबोरेटिव मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा के बीच में। यह सन को स्टडी करेगा, इसके साथ ही साथ हेलियोस्फीयर से रिलेटेड जो फिजिक्स है उसको भी स्टडी करेगा।
इस मिशन की सहायता से सोलर ऑर्बिटर मिशन की सहायता से पता लगाया जाएगा कि प्लैनेट्स का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है, लाइफ इमरजेंस किस तरह से हुआ है, सोलर सिस्टम काम कैसे करता है, यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ है, जो फंडामेंटल फिजिक्स है यूनिवर्स के वर्क में वो क्या है, उस पर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड, नासा के 4 पॉसिबल मिशन से रिलेटेड है। अभी नासा ने 4 पॉसिबल मिशन को सिलेक्ट किया है हमारे सोलर सिस्टम में। यह फ्रेंड्स कोई ऑफिशियल मिशन नहीं है, फिर भी अगर इनको सिलेक्ट किया जाता है तो नासा ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर में इनको लॉन्च करेगा। पहला मिशन है डाविंसी। डाविंसी मिशन वीनस के एटमॉस्फेयर को एनालाइज करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। डीप एटमॉस्फेयर, वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोवल गैसेस, केमिस्ट्री एंड इमेजिंग प्लस। तो डाविंसी प्लस जो मिशन है वो वीनस के एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आईओ वोल्केनो ऑब्जर्वर। आईओ वोल्केनो ऑब्जर्वर फ्रेंड्स जुपिटर के मून को स्टडी करेगा। जुपिटर का जो मून है आईओ, वह वॉल्केनिक इरप्शन के लिए काफ़ी फेमस है। उसको स्टडी करने के लिए नासा ने अभी इस मिशन को सिलेक्ट किया है। ऐसा हो सकता है कि यह फ्यूचर में लॉन्च किया जाए आईवीओ मिशन। नेक्स्ट है फ्रेंड ट्राइडेंट मिशन। ये नेपच्यून का जो मून है ट्राइटन, उसको स्टडी करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। लास्ट है वेरिटास मिशन। यह वीनस के सरफेस को स्टडी करेगा। वीनस एमिसिटिविटी, रेडियो साइंस, इंसार, टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हमने नासा के जो 4 पॉसिबल मिशन हो सकते हैं टू स्टडी द सीक्रेट ऑफ सोलर सिस्टम उनको भी देखा। डाविंसी प्लस वीनस के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा। आईवीयू जुपिटर के मून से रिलेटेड है। आईयू ट्राइडेंट नेपच्यून के मून से रिलेटेड है ट्राइटन। और वेरिटास वीनस के सरफेस को स्टडी करेगा। कुछ और इम्पोर्टेंट स्पेस मिशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहला है फ्रेंड्स रावण मिशन। रावण मिशन बेसिकली श्रीलंका का पहला सैटेलाइट है रावण। इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ही, और यह इंडिजिनियसली श्रीलंका के द्वारा ही बनाया गया था। नेक्स्ट है स्पेक्टर आरजी। यह फ्रेंड्स रसिया का सैटेलाइट है। यह ऑल स्काई सर्वे सैटेलाइट है जो रसिया ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है स्काईबोट F850। रसिया ने फ्रेंड्स अभी अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट फेडर भेजा है टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसको हम स्काईबोट F850 के नाम से भी जानते हैं। यह 10 डे असिस्ट करेगा एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इससे पहले 2011 में नासा ने एक ह्यूमनॉइड रोबोट को भेजा था जिसका नाम था रोबोनॉट 2। 2013 में जापान ने भी फ्रेंड्स एक स्मॉल रोबोट को भेजा था जिसका नाम था किरोबो। तो रसिया पहला कंट्री नहीं है जिसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ह्यूमनॉइड रोबोट भेजा हो। इंडिया ने भी फ्रेंड्स एक ह्यूमनॉइड रोबोट प्लान किया है बायोमिथ इन गगनयान मिशन। चांगी 4 की अगर हम बात करें तो यह चाइना का सेकंड फेज है लूनर प्रोग्राम का। इसको साउथ पोल पर लैंड किया जाएगा एक्टिन बेसिन पर। होप स्पेसक्राफ्ट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एमिरेट मार्स मिशन, यह फ्रेंड्स यूएई का मिशन है, पहला मार्स मिशन। इसको ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है जुलाई 2020 में। मार्स लॉन्चिंग सीजन में यह ऑर्बिट करेगा मार्स में, और यूएई ने इसको फ्रेंड्स जापान के स्पेसक्राफ्ट को यूज़ करके लॉन्च किया है। नेक्स्ट है क्लियर स्पेस 1 मिशन। क्लियर स्पेस 1 मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है। यह यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। इसमें फ्रेंड्स एक रोबोट को लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम रहेगा चेजर। यह अर्थ के ऑर्बिट को क्लीन करेगा इन 2025। इसको जैसे ही लॉन्च किया जाएगा, जो भी स्पेस ट्रेस है उसको फ्रेंड्स ये 1 by 1 पिक करेगा यूजिंग इट्स रोबोटिक आर्म। तो क्लियर स्पेस 1 मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। इसमें चेजर नाम का एक 4 आर्म रोबोट को लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड है हायाबुसा 2। हायाबुसा 2 जापान का एस्ट्रॉयड सैम्पलिंग स्पेसक्राफ्ट था जिसने 2018 में रुगियो जो एस्ट्रॉयड था उस पर लैंड किया था। अब फ्रेंड्स सैंपल लेके यह अर्थ की तरफ फिर से आने वाला है। तो हायाबुसा 2 जापान का एस्ट्रॉयड सैम्पलिंग स्पेसक्राफ्ट था। तो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। स्काईबोट F850 रसिया का ह्यूमनॉइड रोबोट था। क्लियर स्पेस 1 मिशन, इसमें 4 आर्ड रोबोट चेजर को लॉन्च किया जाएगा बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट है फ्रेंड स्पेस बेस्ड इंटरनेट। इसको हम स्टारलिंक नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको स्पेसएक्स एजेंसी ने लॉन्च किया है, और अभी एक साथ 60 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था इन लो अर्थ ऑर्बिट, ताकि फ्रेंड्स अर्थ पर
लो कॉस्ट इंटरनेट सर्विसेज को बनाया जाए। स्पेस बेस्ड इंटरनेट का मतलब है कि जो सैटेलाइट्स ऑर्बिट कर रही हैं उनको यूज़ किया जाए टू प्रोवाइड इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज, जैसे कि टू सेंड एंड रिसीव डाटा। ऑलरेडी अगर हम बात करें तो सैटेलाइट इंटरनेट को यूज़ किया जाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। जो सैटेलाइट लॉन्च की जाती हैं फ्रेंड्स, उनकी सर्विसेज को यूज़ किया जाता है अभी इंटरनेट यूज़ करने के लिए। लेकिन जो स्पेस बेस्ड इंटरनेट है इसमें फ्रेंड स्पीड कई गुना ज़्यादा होती है, इसलिए यह डिफरेंट होता है। इसमें जो कॉस्ट है वो भी कम होती है, लेकिन फ्रेंड्स लो कॉस्ट जो सैटेलाइट्स हैं उनको डिप्लॉय किया जाता है लो अर्थ ऑर्बिट पर। सिंस लो अर्थ ऑर्बिट पर ग्रिड पैटर्न बनाया जाता है डिफरेंट सैटेलाइट का और थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा, इसलिए फ्रेंड्स जो लो अर्थ ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया जा रहा है उसकी वजह से जो एरिया है कवर्ड अंडर दिस सैटेलाइट्स वो काफ़ी कम रहेगा, लेकिन जो स्पीड रहेगी इंटरनेट की वह काफ़ी ज़्यादा रहेगी। इसलिए अगर एरिया फुल अर्थ सरफेस को कवर करना है तो कॉन्स्टलेशंस या थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट को लॉन्च करना पड़ेगा। तो स्टारलिंक नेटवर्क बेसिकली स्पेस बेस्ड इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करने का मिशन है जो स्पेसएक्स एजेंसी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन नासा के ही एक मिशन से रिलेटेड है, टेम्पलेट टारगेटिंग एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड पैनक्रोमेटिक लेंस्ड आर्क एंड देयर एक्सटेंडेड स्टार फॉर्मेशन। तो टेम्पलेट मिशन के अंदर फ्रेंड्स स्टार्स किस तरह से बॉर्न हुए थे उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा यूजिंग जेम्स वेब हबल टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड कॉस्मोलॉजी। और यही सब फ्रेंड्स जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग होती है उसकी सहायता से स्टार्स के फॉर्मेशन की स्टडी की जाएगी। नेक्स्ट है फ्रेंड 30 मीटर टेलीस्कोप। नाम से ही आप समझ गए होंगे, इसमें जो प्राइम मिरर का डायमीटर रहेगा वह 30 मीटर रहेगा और यह वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप होने वाला है। 30 मीटर टेलीस्कोप यह एक प्रपोज्ड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है और एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप रहने वाला है। रिसेंटली अभी डिमांड रेज हुई थी कि इसकी जो प्रपोज साइट है मोना किया वॉल्केनो इन हवाई उसको शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वहाँ पे जो लोग आदमी रहते हैं या नेटिव पॉपुलेशन रहती है उनके लिए वह एक सेक्रेट लोकेशन है, इसलिए अभी डिमांड है कि इस टेलीस्कोप की जो प्रपोज साइट है उसको शिफ्ट किया जाए। इस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी की बात करें तो यह एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जो डिफरेंट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन की कोलैबोरेशन से इसको बनाया जाएगा। जो 5 कंट्रीज़ हैं इस प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड हैं कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान एंड यूएसए। तो फ्रेंड्स एशिया से इंडिया और जापान है, इंडिया, जापान और चाइना है, और नॉर्थ अमेरिका से कनाडा और यूएसए हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व है। 30 मीटर टेलीस्कोप पुणे की एक फ्रेंड्स थॉट वर्क टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसने 30 मीटर टेलीस्कोप के लिए एक टेलीस्कोप कॉमन सॉफ्टवेयर बनाया है। बेसिकली फ्रेंड्स एक कंट्री कितना कंट्रीब्यूट करती है उसी हिसाब से उसको टाइम दिया जाएगा इस टेलीस्कोप पर, मतलब उस टेलीस्कोप की सहायता से ऑब्जर्वेशन कर सकता है यूनिवर्स में, तो कितना कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा उसके हिसाब से टाइम मिलेगा आपको। अभी गिवन ईयर की बात करें तो इंडिया को 10% अवेलेबल स्लॉट में जितना भी स्लॉट है 10% टाइम इंडिया को दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो 30 मीटर जो टेलीस्कोप है यह वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप होने वाला है। 5 कंट्री ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को प्रपोज किया है, कनाडा, यूएसए, चाइना, इंडिया एंड जापान। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन प्लूनेट से रिलेटेड है। अभी एस्ट्रोनॉमर्स की टीम ने फ्रॉम रोयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी इस न्यू सेलेस्टियल बॉडी को डिफाइन किया है प्लूनेट्स। प्लूनेट्स बेसिकली वह प्लैनेट्स होते हैं जो अपने पेरेंट प्लैनेट के ऑर्बिट को छोड़कर स्टार्स को ऑर्बिट करने लगते हैं। जैसे कि मून अगर हम एग्जाम्पल लें, अगर वो अर्थ को ऑर्बिट ना करके सन को ऑर्बिट करने लगे तो वह भी एक प्लूनेट की कैटेगरी में रख दिया जाएगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन डॉग प्लैनेट से रिलेटेड है। अभी एस्ट्रोनॉमर्स ने सजेस्ट किया है जो हाइजिया है वह पॉसिबल डॉग प्लैनेट बन सकता है। करेंटली अभी ऑफिशियली 5 डॉग प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, प्लूटो, एरिस, मैकमैक, होमिया एंड सीरस। सीरस फ्रेंड्स ऐसा डॉग प्लैनेट है जो एस्ट्रॉयड बेल्ट में सिचुएटेड है, और हाइजिया जो भी डिस्कवर किया गया है वह भी एस्टिमेट किया जा रहा है कि डॉग प्लैनेट बन सकता है, वही भी एस्ट्रॉयड बेल्ट में ही सिचुएटेड है। बाकी सब अगर हम बात करें एरिस, मैकमैक और होमिया की, यह कुपर बेल्ट में सिचुएटेड है। प्लूटो फ्रेंड्स पहले एक प्लैनेट था, अब वह डॉग प्लैनेट बन गया है। 4 क्राइटेरिया
डेवलप या सेट किए गए हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा फॉर अ ड्रॉप प्लैनेट। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। पहला क्राइटेरिया है इट ऑर्बिट्स अराउंड द सन, सेकंड है इट इज़ नॉट अ मून, थर्ड है इट हैज़ नॉट क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, फोर्थ है वह स्पेरिकल शेप का होना चाहिए, मीन्स इट इज़ लार्ज इनफ दैट इट ओन्स ग्रेविटी इट पुल्स इट इनटू अ रफली स्पेरिकल शेप। हाइजिया की अगर बात करें, अभी तक इसको फ्रेंड्स एस्ट्रॉयड ही माना जाता था और यह एस्ट्रॉयड बेल्ट में सिचुएटेड है मार्स और जुपिटर के बीच में, लेकिन अभी ऐसे डिस्कवर किया गया है कि हाइजिया जो थर्ड कंडीशन है इट हैज़ नॉट क्लियर्ड द जो फोर्थ कंडीशन है दैट इट इज़ स्पेरिकल इन शेप, वही भी फुलफिल करता है। इसलिए अब ऐसा प्रपोज किया गया है कि यह भी ड्रॉप प्लैनेट बन सकता है, सिक्स्थ ड्रॉप प्लैनेट। यह फ्रेंड्स ऑब्जर्वेशन यूरोपियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के स्पीयर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया गया था, जो कि वेरी लार्ज टेलीस्कोप का पार्ट है। यह फ्रेंड्स ब्यूटीफुल इमेज है जिसमें आपको सभी ड्रॉप प्लैनेट की लोकेशन अलॉन्ग विथ सोलर सिस्टम शो की गई है। जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है उसमें सीरस प्रेजेंट है, जो हाइजिया है वह भी एस्ट्रॉयड बेल्ट में प्रेजेंट है। प्लूटो हुआ, मैकमेक, एरिस और होमिया ये कुपर बेल्ट के पास सिचुएटेड है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन एक्सो प्लैनेट से रिलेटेड है K2 118 मीन, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। अभी एस्ट्रोनॉमर ने पहली बार इसके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर को फ्रेंड्स डिस्कवर किया है। यह K2 118 स्टार जो डॉफ स्टार है उसको ऑर्बिट करता है। ऐसा माना जा रहा है कि यह गोल्डीलॉक जोन में भी सिचुएटेड है, इसलिए यह सपोर्ट कर सकता है लाइफ को। यह फ्रेंड्स सुपर अर्थ की कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि यह 8 टाइम्स मास ऑफ अर्थ है। सुपर अर्थ वह कैटेगरी होती है जिसमें फ्रेंड्स मास अर्थ से ज़्यादा होता है लेकिन नेपच्यून या यूरेनस से कम होता है। रिजल्ट से यह भी पता लगा है कि हाइड्रोजन और हीलियम भी प्रेजेंट हो सकते हैं इस एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर पर। चलिए हम सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ इशूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल मिलिटराइजेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से रिलेटेड है। पहले हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप के बारे में पढ़ लेते हैं। यह फ्रेंड्स 572 आइलैंड का ग्रुप है और उनमें से सिर्फ 38 ऐसे आइलैंड्स हैं जो अभी इनहेबिटेड है। अगर हम एक्सटेंशन देखें आइलैंड की तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। 6 डिग्री टू 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में पाया जाता है और 92 डिग्री टू 94 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में पाया जाता है। तो यह आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है 6 टू 14 डिग्री लैटिट्यूड एंड 92 टू 94 डिग्री लॉन्गिट्यूड। हाईएस्ट पॉइंट अगर अंडमान निकोबार में देखें तो वो सैडल पीक है 732 मीटर, यह नॉर्थ अंडमान आइलैंड पर सिचुएटेड है। यहाँ पर फ्रेंड्स ओनली एक्टिव वॉल्केनो भी है वेरन आइलैंड पर सिचुएटेड है, ओनली एक्टिव इन वॉल्केनो इन इंडिया। 2017 में ही फ्रेंड्स यह एरप्ट हुआ था। कुछ फ्रेंड्स मड वॉल्केनोज भी यहाँ पर प्रेजेंट है, डिग्लूपुल और वेरेटंग। मड वॉल्केनोज इन वेरेटंग आइलैंड हैव एरप्टेड स्पोरेडिकली, तो मड वॉल्केनोज भी यहाँ पर प्रेजेंट है। अंडमान एंड निकोबार को एक और नाम दिया गया है अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर टू द ईस्ट। चलिए हम इम्पोर्टेंट मैपिंग देख लेते हैं अंडमान निकोबार से रिलेटेड। अभी जो न्यूज़ में था फ्रेंड्स, कुछ ऐसे आइलैंड हैं जिनकी अभी रीनेमिंग कर दी गई है। हैवलॉक आइलैंड का नाम बदल के स्वराज द्वीप रख दिया गया है। नील आइलैंड का नाम बदल के शहीद द्वीप कर दिया है और रॉस आइलैंड का नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया गया है। जो नोटिस करने वाली बात यह है फ्रेंड्स, जो साउथ अंडमान आइलैंड का जो पार्ट है उसके ईस्ट पे यह तीनों आइलैंड सिचुएटेड है। तो आपसे इसकी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन भी अरेंज करने पर आ सकती है। नॉर्थ में अगर हम देखें तो स्वराज द्वीप पहले पड़ता है जिसको हैवलॉक आइलैंड भी बोला जाता था। उसके बाद शहीद द्वीप नील आइलैंड, उसके बाद फ्रेंड्स रॉस आइलैंड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। तो नॉर्थ टू साउथ अगर अरेंज करने को आए तो स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप या नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, हाई नेट रेट, एच से हैवलॉक आइलैंड, एन से नील आइलैंड, एन आर से रॉस आइलैंड, हाई नेट रेट। जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, साउथ अंडमान के ईस्ट पे यह तीनों सिचुएटेड है। और मैपिंग अगर हम बात करें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में अंडमान आइलैंड की बात करें तो नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान आते हैं। मीन्स 4th आइलैंड मिलाकर अंडमान आइलैंड बनाते हैं। नॉर्थ अंडमान पर हाईएस्ट पीक सैडल पीक सिचुएटेड है। यहाँ पर फ्रेंड्स एक नेवल एयर स्टेशन भी सिचुएट है, INS कोहासा। यह इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। नॉर्थ अंडमान के नॉर्थ पे कोको चैनल सिचुएटेड है।
नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स मिडिल अंडमान, उसके नीचे आता है साउथ अंडमान। साउथ अंडमान पर फ्रेंड्स पोर्ट ब्लेयर हार्बर नेवल एयर स्टेशन सिचुएटेड है और यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। पोर्ट ब्लेयर हार्बर नेवल एयर स्टेशन। डंकन पासेस फ्रेंड्स लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से सेपरेट करता है और 10 डिग्री चैनल की बात करें तो वह सेपरेट करता है अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से। निकोबार आइलैंड का जो नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है वो है कार निकोबार, और निकोबार आइलैंड को और ग्रेट निकोबार आइलैंड को या लिटिल निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है एक चैनल जिसका नाम है सोमब्रेरो चैनल। एक और नेवल एयर स्टेशन जो आपको याद रखना है, जो अभी रिसेंटली बनाया गया है, उसका नाम है INS बाज। वह फ्रेंड्स ग्रेट निकोबार पर सिचुएटेड है। तो एक नॉर्थ अंडमान पर सिचुएटेड है INS कोहासा, एक ग्रेट निकोबार पर सिचुएटेड है INS बाज। 6 डिग्री चैनल फ्रेंड्स सेपरेट करता है निकोबार आइलैंड को इंडोनेशिया से, और इसकी जो एक्सटेंट है आपको याद रखना है 6 to 14 डिग्री लेटीट्यूड के बीच में यह पड़ता है और 92 से लेकर 94 डिग्री ईस्ट के बीच लॉन्गिट्यूड के बीच में यह पड़ता है। तो अंडमान निकोबार से रिलेटेड मैपिंग जरूर आती है फ्रेंड्स। इंडिया का प्रेजेंस हम देख लेते हैं इंडियन ओशियन में। सबसे पहली जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो मिलान एक्सरसाइज है, मालाबार एक्सरसाइज है। मालाबार एक्सरसाइज US, जापान और इंडिया के बीच में होती है। और मिलान एक्सरसाइज फ्रेंड बाई एनियल एक्सरसाइज है जो इंडियन नेवी कंडक्ट करती है। 2020 में भी इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। कुछ लॉजिस्टिक शेयर एग्रीमेंट भी इंडिया ने साइन कर रखे हैं। US के साथ साइन कर रखा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इसके साथ ही साथ फ्रांस, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया के साथ साइन किया है। जापान के साथ भी एक सिमिलर लॉजिस्टिक शेयरिंग एग्रीमेंट साइन करने की कार्रवाई चल रही है। कुछ लॉजिस्टिक एक्सचेंज पोर्ट भी हम देख लेते हैं इंडिया के, जो नेकलेस स्ट्रेटजी का पार्ट है। नेकलेस स्ट्रेटजी हम आगे देखेंगे। 7 पोर्ट्स फ्रेंड्स इंडोनेशिया का पोर्ट है, चांगी सिंगापुर का पोर्ट है, दुकम ओमान का पोर्ट है जो इंडिया बिल्ड कर रहा है, अगालिका आइलैंड एंड चाबार पोर्ट ईरान में है, यह आपको पता ही होगा। अंडमान एंड निकोबार पर एक फर्स्ट एंड ओनली ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज भी कंडक्ट की जाती है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। इस एक्सरसाइज में बेसिकली इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उस पर पेट्रोलिंग की जाती है, कोई पायरेसी ऑपरेशन को रोका जाता है, इलीगल अगर स्मगलिंग हो रही हो तो उसको भी रोका जाता है। इसके साथ ही साथ मैरीटाइम सर्वेलेंस किया जाता है एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन किए जाते हैं। तो इन सब से आप पता ही लगा सकते हैं कि इंडिया का कितना प्रेजेंस बढ़ता जा रहा है इंडियन ओशियन में। इम्पोर्टेंट पोर्ट्स देख लीजिए जो फ्रेंड्स इंडिया के अब्रॉड है, इमेज में शो किए गए। दुकम पोर्ट ओमान में है, चाबार पोर्ट ईरान में है, ग्वादर पोर्ट चाइना डेवलप कर रहा है पाकिस्तान में, श्रीलंका में कोलंबो में फ्रेंड्स पोर्ट है, हम्बनतोता पोर्ट चाइना का पोर्ट है श्रीलंका में, कोलकाता में फ्रेंड्स पोर्ट है, सबांग पोर्ट हम देख चुके हैं इंडोनेशिया में, हैनोई वियतनाम में है फ्रेंड्स, अजम्पशन आइलैंड के पास भी एक पोर्ट है सीशल्स में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यह नेकलेस स्ट्रेटजी का पार्ट है इंडिया की। चाबार पोर्ट ईरान, दुकम पोर्ट ओमान, अजम्पशन सीशल्स में है, सबांग इंडोनेशिया, चांगी सिंगापुर में है फ्रेंड्स, वियतनाम में भी हम देख चुके हैं, जापान में भी है और मंगोलिया में भी फ्रेंड्स बना गया है इंडिया के द्वारा एक पोर्ट। तो यह स्ट्रेटजी है, इसको नाम दिया गया है नेकलेस स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन स्पेस वारफेयर से रिलेटेड है। स्पेस वारफेयर बेसिकली ऐसी लड़ाई होती है, वारफेयर होता है जो आउटर स्पेस में कंडक्ट की जाती है। अगर हम इसके स्कोप की बात करें तो 3 टाइप से हो सकता है। ग्राउंड टू स्पेस वारफेयर हो सकता है, मतलब अर्थ से अटैक किया जा सकता है सैटेलाइट्स को। स्पेस टू स्पेस वारफेयर मीन्स सैटेलाइट टू सैटेलाइट अटैक किया जा सकता है। स्पेस टू ग्राउंड वारफेयर मीन्स सैटेलाइट को यूज करके अर्थ बेस्ड टारगेट अटैक किए जा सकते हैं। स्पेस वारफेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो पहले 1962 में ही चालू हो गया था फ्रेंड, जब यूएस ने पहली बार न्यूक्लियर वेपन को एक्सप्लोर किया था स्पेस में। उसके बाद फ्रेंड आउटर स्पेस ट्रीटी को साइन किया गया था इन 1967 और इंडिया ने भी आउटर स्पेस ट्रीटी को रेटिफाई कर दिया है। आउटर स्पेस ट्रीटी को 1967 में बनाया गया था। इस ट्रीटी को एडमिनिस्टर किया जाता है यूनाइटेड नेशन कमेटी के द्वारा और एम वही है फ्रेंड कि आउटर स्पेस को पीसफुल तरीके से यूज़ किया जाए। इंडिया सिग्नेटरी है इस ट्रीटी का और 1982 में इंडिया ने इसको रेटिफाई कर दिया था। कुछ अदर इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रीटी हैं जो फ्रेंड्स आउटर स्पेस से रिलेटेड है। मून एग्रीमेंट को 1979 में लॉन्च किया गया था, साइन किया गया था। मून एग्रीमेंट के हिसाब से मून और जो अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनको पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ किया जाना चाहिए और उनका कोई अगर एनवायरनमेंट है तो कोई भी डिसरप्शन नहीं होना चाहिए। तो मून एग्रीमेंट को 1979 में लॉन्च किया गया था।
नेक्स्ट है फ्रेंड लियाबिलिटी कन्वेंशन ऑफ 1972। लियाबिलिटी कन्वेंशन ऑफ 1972 के अंदर लियाबिलिटी सेट की जाती हैं। अगर किसी भी स्पेस ऑब्जेक्ट की वजह से कोई डैमेज हुआ है तो फ्रेंड्स लियाबिलिटी इम्पोज की जाती है पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर जिसकी वजह से यह डैमेज कॉज हुआ है। तो लियाबिलिटी कन्वेंशन को 1972 में साइन किया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन ऑफ 1975। जो भी फ्रेंड्स आउटर स्पेस में ऑब्जेक्ट लॉन्च किए जाते हैं सभी कंट्रीज़ के द्वारा, उन सभी को रजिस्टर कराना पड़ता है यूनाइटेड नेशन के पास। नेक्स्ट है फ्रेंड पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी। पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी प्रोहिबिट करता है सभी कंट्रीज़ को कि अपने न्यूक्लियर वेपन को स्पेस में नहीं टेस्ट कर सकते। तो मून एग्रीमेंट को 1979 में साइन किया गया था। टाइमलाइन आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स लियाबिलिटी कन्वेंशन 1972, रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन 1975। फ्रेंड्स हम देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से ग्लोबल डेवलपमेंट हुए हैं जिसकी वजह से स्पेस में जो पीस है उस पर इम्पैक्ट आ सकता है। इसलिए जो आउटर पीस ट्रीटी है वह इम्पोर्टेंट हो जाती है। 1967 में जिसको साइन किया गया था, इंडिया ने 1982 में उसको रेटिफाई किया है। यूएसए ने अभी स्पेस फोर्स को एस्टेब्लिश किया है। यूएसए ने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एयरफोर्स स्पेस कमांड था उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है यूएस स्पेस फोर्स में। यह एक ऐसी मिलिट्री ब्रांच होगी फ्रेंड्स जो यूएसए के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी इन स्पेस। फ्रांस ने भी अभी एक फ्रेंच स्पेस डिफेंस स्ट्रेटजी को रिलीज़ किया है इन 2019। इसकी सहायता से जो फ्रेंच मिलिट्री स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको फ्रेंड्स रोल रीअसाइन किया गया है। जो भी फ्रेंच की मिलिट्री सैटेलाइट हैं उनका कंट्रोल ऑफ फ्रेंच की स्पेस एजेंसी से हटाकर मिलिट्री के हाथ में दे दिया गया है। तो फ्रेंच स्पेस डिफेंस स्ट्रेटजी इन 2019। ईरान ने भी एक फ्रेंच मिलिट्री रिकॉनेसेंस सैटेलाइट को लॉन्च किया है जिसका नाम है नूर या लाइट। कुछ ऑपरेशन भी कंडक्ट किए गए हैं यूएसए, चाइना और रशिया के द्वारा जिनको हम रेंडेजवस और प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। आरपीओज ऑपरेशन की बात करें तो जनरली सिविल और कमर्शियल पर्पस के लिए कंडक्ट किए जाते हैं। इन ऑपरेशन में क्या होता है फ्रेंड, जो सैटेलाइट है उनका इंस्पेक्शन किया जाता है, सर्विसिंग की जाती है, रिपेयरिंग और रिफ्यूलिंग की जाती है। लेकिन ऐसा सस्पिशन रहता है कि इन सैटेलाइट्स को फ्रेंड्स एज अ सर्विलेंस पर्पस या डिफेंस पर्पस या वेपन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इंडिया की भी फ्रेंड्स हम काउंटर स्पेस कैपेबिलिटी देख लेते हैं। 2019 में मिशन शक्ति इंडिया ने लॉन्च किया था और इंडिया 4th कंट्री बन गया था पूरे वर्ल्ड में ऐसा करने वाला, यूएस, रसिया और चाइना के बाद। मिशन शक्ति के अंदर फ्रेंड एंटी सैटेलाइट मिसाइल को लॉन्च किया गया था और लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट ऑर्बिट कर रही है उनको टारगेट किया गया था। यह बेसिकली कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था कि इंडिया ने खुद एक अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बना ली है और जो लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट है उनको इंडिया टारगेट कर सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड डिफेंस स्पेस एजेंसी। इंडिया ने डिफेंस स्पेस एजेंसी का निर्माण किया है। जो भी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के स्पेस एसेट्स हैं उनका कमांड इंडियन डिफेंस एजेंसी को दिया गया है। इसके साथ ही साथ मिलिट्री की जो एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी है उसको भी फ्रेंड्स बढ़ाने के लिए डिफेंस स्पेस एजेंसी का निर्माण किया गया था। यह स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करता है और इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं स्पेस में उनको फ्रेंड्स प्रोटेक्ट करता है, इंक्लूडिंग एड्रेसिंग द स्पेस बेस्ड थ्रेट्स। डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DSRO को बनाया गया था। यह फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल और रिसर्च सपोर्ट प्रोवाइड कराती है डिफेंस स्पेस एजेंसी को। 2019 में इंडिया ने इंड स्पेस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था, सिमुलेटेड स्पेस वारफेयर एक्सरसाइज। यह फ्रेंड्स की चैलेंजेस और शॉर्टफॉल को आइडेंटिफाई करता है। अगर कभी एक्सेलेशंस होते हैं, एस्केलेशंस स्पेस में, तो उसको इंडिया कॉप अप कर सके, इसलिए इंडिया इंड स्पेस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यूरोपियन ग्रुप ऑन कॉम्बेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म से रिलेटेड है, EAG ग्रुप। अभी रिसेंटली इसकी वर्चुअल मीटिंग हेल्ड हुई थी बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। इस बॉडी की अगर बात करें तो 9 कंट्रीज़ आती हैं। यह एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकता है फ्रेंड। 9 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? इंडिया, रसिया, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड बेलारूस। बेसिकली जो सेंट्रल एशियन की कंट्रीज़ हैं वह सारी आती हैं। चाइना आता है, इंडिया आता है, रसिया भी आता है और बेलारूस को भी इंक्लूड किया गया है। तो 9 कंट्रीज़ आपको लर्न होना चाहिए कौन कौन सी 9 कंट्रीज इसमें आती हैं। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो EAG का जो ऑब्जेक्टिव है वह है कि इंटरनेशनल टेररिज्म को फाइट करना या उसका थ्रेट को रिड्यूस करना,
जो फाइनेंशियल सिस्टम है कंट्रीज़ के, उनमें ट्रांसपेरेंसी, रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी आए। जो यह 9 मेंबर्स हैं उनको इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर से इंटीग्रेट करना। यह इंफ्रास्ट्रक्चर एड्रेस करेगा मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग को। EAG की अगर बात करें तो यह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एसोसिएट मेंबर है। फ्रेंड्स 9 एसोसिएट मेंबर हैं, उनमें से यह एक एसोसिएट मेंबर है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसका एम है टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। तो यह 9 जो रीजनल कंट्रीज़ हैं वह आपको याद होनी चाहिए: इंडिया, रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड बेलारूस। यह फ्रेंड्स मैप दिया गया है जो EAG ग्रुप का कंट्रीज़ 9 हैं उनको आप देख सकते हैं। सेंट्रल एशिया की सभी कंट्रीज़ हैं: कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान। और यूरोप में से बेलारूस है, उसकी लोकेशन भी आप देख सकते हैं। कैस्पियन सी से बॉर्डर टच कौन कौन सी कंट्रीज़ करती हैं? कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। तो KT जो कंट्रीज़ हैं वह कैस्पियन सी से बॉर्डर टच करती हैं। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में एरल सी है फ्रेंड्स। उज्बेकिस्तान कैस्पियन सी से बॉर्डर टच नहीं करता है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट चीता से रिलेटेड है। यह फ्रेंड कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट नहीं है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर 90 हेरोन ड्रोन्स को अपग्रेड किया जाएगा। ये है ड्रोन्स है फ्रेंड्स, जो 3 डिफेंस सर्विसेज के जो ड्रोन्स है उनको अपग्रेड किया जाएगा। और इन ड्रोन्स में अब लेज़र गाइडेड मिसाइल्स, लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स, एयर टू ग्राउंड एंड एयर लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को लगाया जाएगा। हेरोन्स की अगर हम बात करें, यह फ्रेंड्स मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस अनमैन्ड एयर व्हीकल्स हैं जिनको प्राइमरीली सर्वेलेंस पर्पस के लिए बनाया गया है। यह डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किए जाते हैं इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। इस तरह के फ्रेंड्स हेरोन ड्रोन्स होते हैं जिनको अभी रिसेंटली अपग्रेड किया गया है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रिपोर्ट से रिलेटेड है। रिपोर्ट ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड IWT रिपोर्ट, यह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से रिलीज़ की गई है। IWT या इलीगल जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड है उसको एक ग्लोबल थ्रेट की तरह आइडेंटिफाई किया गया है क्योंकि यह इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है। इसका लिंकेज अदर ऑर्गेनाइज क्राइम से भी होता है जैसे मॉडर्न स्लेवरी, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड आर्म्स ट्रेड। अगर हम प्रोसीड्स देखें ग्लोबली एनुअली तो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड से नियरली 23 बिलियन का टर्न अराउंड होता है। जो मनी लॉन्ड्रिंग लॉज हैं सजेस्ट किया गया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा कि वाइल्ड लाइफ ट्रेड पर भी यह एप्लीकेबल होनी चाहिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसको 1989 में एस्टेब्लिश किया गया था एज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग एंड अदर रिलेटेड थ्रेट्स टू द इंटीग्रिटी ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड पर एक रिपोर्ट निकाली। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स डुअल कंट्रोल ऑफ असम राइफल्स से रिलेटेड है। असम राइफल्स की अगर बात करें तो यह अभी डिफेंस मिनिस्ट्री एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है। इसी के रिस्पेक्ट में दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी 12-20 का टाइम दिया है यूनियन गवर्नमेंट को कि डिसाइड करे कि यह जो डुअल कंट्रोल है वो रिटेन करना है कि स्क्रैप करना है। असम राइफल्स की बात करें तो 1835 में इसको फाउंड किया गया था। इसका प्राइमरी रोल है फ्रेंड्स के नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर को सेफगार्ड करना। जो अदर 6 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं उसको भी आप देख लीजिए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस फ्रेंड्स पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर लगाई जाती हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं हमारी कंट्रीज़ में जैसे एयरपोर्ट्स हुए, एटॉमिक पावर प्लांट्स हुए, कोई स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस हुई, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF की फ्रेंड्स 2 स्पेशलाइज्ड विंग होती हैं। रैपिड एक्शन फोर्स जो अगर रॉयट्स हुए, क्राइसिस सिचुएशन कभी अराइज आती है तो RAF को डिप्लॉय किया जाता है। और सेकंड जो स्पेशलाइज्ड विंग होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की, वो होती है कोबरा। आपने नाम सुना ही हुआ, कमांडो बैटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। यह बेसिकली राइट्स और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को ट्रीट करने के लिए कोबरा बटालियन को लगाया जाता है। तो जो सेंट्रल
रिजर्व पुलिस फोर्स है फ्रेंड्स, वो असिस्ट करती है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में। नेक्स्ट है ITBP, इंडो टिबेटियन पुलिस फोर्स, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस। इसके तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, ये टिबेटियन रीजन में इसको डिप्लॉय किया जाता है। NSG, नेक्स्ट है NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात करें तो यह काउंटर टेररिज्म और एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशंस में ज़्यादातर काम आती हैं। सशस्त्र सीमा बल फ्रेंड, SSB सशस्त्र सीमा बल सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का ही पार्ट है। असम राइफल्स की बात करें तो टेक्निकली यह सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर आती है। नेक्स्ट है फ्रेंड स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है वो चाइना में कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए बनाई गई है। इसको हम विकास बटालियन के नाम से भी जानते हैं। अभी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है लद्दाख में, वहाँ पर इसका काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल रोल रहा था, इसलिए यह काफ़ी न्यूज़ में था। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स या विकास बटालियन, इसको 1962 के बाद जो साइनो इंडिया वॉर हुआ था उसके बाद इसको बनाया गया था। इसमें फ्रेंड्स तिब्बतियंस को रिक्रूट किया जाता है। अब मिक्स कर दिया गया है, तिब्बतियन और गोरखास दोनों को ही रिक्रूट किया जाता है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में। यह कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर आती है, यह आपको याद रखना है। इसका निकनेम एस्टेब्लिशमेंट 22 रखा गया है। यह डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एस्टेब्लिशमेंट 22 किस से रिलेटेड है, तो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स से रिलेटेड है। यह फ्रेंड्स कोई आर्मी का पार्ट नहीं है, लेकिन आर्मी के ऑपरेशन कंट्रोल के अंदर यह फंक्शन करती है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस से रिलेटेड है। अभी इंडिया ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस विड्रॉ कर लिया है। MFN प्रिंसिपल WTO के जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के ही अंदर आता है। इसके हिसाब से फ्रेंड्स WTO मेंबर्स एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करें और मोस्ट फेवर्ड ट्रेडिंग पार्टनर्स का दर्जा दें। अगर कोई नेशन को स्पेशल फेवर मिला है या लो कस्टम ड्यूटी दी जाती है किसी मेंबर के द्वारा, तो यह फ्रेंड्स सभी मेंबर के लिए एक्सटेंड हो जाना चाहिए। इसका मतलब MFN स्टेटस एक डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने का तरीका है, देयरफॉर इट मीन्स नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया ने फ्रेंड्स MFN स्टेटस सभी WTO कंट्रीज़ को दे दिया है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। जब से WTO को एस्टेब्लिश किया गया है फ्रॉम माराकेश एग्रीमेंट 1994, तभी से इंडिया ने MFN स्टेटस सभी को ग्रांट किया है। WTO को माराकेश एग्रीमेंट के अनुसार एस्टेब्लिश किया गया था 1994। पाकिस्तान ने लेकिन इंडिया को कभी भी MFN स्टेटस नहीं दिया है, साइटिंग द नॉन टेरिफ बैरियर्स एज वेल एज द ह्यूज ट्रेड इम्बैलेंस। MFN स्टेटस के फ्रेंड्स कुछ एक्सेप्शन भी हैं, वही भी देख लीजिए। राइट टू एंटर इनटू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, स्पेशल एक्सेस टू डेवलपिंग कंट्रीज टू देयर मार्केट, रेजिंग बैरियर्स अगेन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कुछ जनरल एक्सेप्शन भी हैं, जैसे नेशन को यह राइट दिया गया है कि वह मेजर्स ले सकता है टू रेस्ट्रिक्ट ट्रेड इन गुड्स अगर ऐसे गुड्स अननेसेसरी हेल्थ इशू क्रिएट करते हैं तो उन पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड सिक्योरिटी एक्सेप्शन। कंट्री को यह भी पावर दी गई है कि वह मेजर्स ले सकता है टू प्रोटेक्ट इट्स एसेंशियल नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, और यह मेजर्स में फ्रेंड्स जो गुड्स है उसमें रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया यही एक्सेप्शन को यूज़ करके MFN जो प्रिंसिपल है जिसको इंडिया ने हटाया है, यह सब्सटेंशिएट कर सकता है कि सिक्योरिटी एक्सेप्शन का हवाला देकर इंडिया अपने स्टैंड को सब्सटेंशिएट कर सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर क्राइसिस है तब भी फ्रेंड्स नेशन को यह MFN प्रिंसिपल से एक्सेप्शन दिया गया है कि अपनी पोजीशन को वो सेफगार्ड कर सकता है। सर्विसेज से रिलेटेड भी फ्रेंड्स एक्सेप्शन दिया गया है कि कंट्रीज आर अलाउड टू डिस्क्रिमिनेट इन लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस। यह कुछ मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल से रिलेटेड एक्सेप्शंस हैं। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से रिलेटेड नेक्स्ट आर्टिकल है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसको NPT भी बोला जाता है। इसको 1970 में साइन किया गया था। अभी फ्रेंड्स 50 ईयर्स हो गए हैं, इसलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। NPT के ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड वेपन्स टेक्नोलॉजी, टू प्रमोट कोऑपरेशन इन पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, टू फर्दर द गोल ऑफ अचीविंग न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट एंड कंप्लीट डिसआर्ममेंट। TT की अगर बात करें तो इसमें जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं
ऐसे स्टेट को डिफाइन किया गया है जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले न्यूक्लियर वेपन्स को बिल्ड किया या टेस्ट किया है, तो ऐसे नेशंस को न्यूक्लियर वेपन स्टेट का दर्जा दिया गया है। P5 नेशंस है जिनको फ्रेंड्स न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिफाइन करता है NPT, US, रसिया, UK, फ्रांस एंड चाइना। जो 4 अदर स्टेट हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वह हैं फ्रेंड्स इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। यह ऐसी 4 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने फ्रेंड्स NPT साइन नहीं की है या ज्वाइन नहीं की है। NPT की एक रिव्यू कॉन्फ्रेंस भी होती है हर एक 5 साल में, टू रिव्यू द ऑपरेशन ऑफ द ट्रीटी एंड कंसिडर द मीन्स टू स्ट्रेंथन इट। इंडिया ने इस ट्रीटी को रेफ्यूज़ किया है ज्वाइन करने से, सेइंग दैट इट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी, क्योंकि अगर 1 जनवरी 1967 से पहले किसी कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट या बिल्ड नहीं किया है, अगर उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो फिर सैंक्शन इम्पोज कर दिए जाएंगे। तो इंडिया ने फ्रेंड्स 1967 के बाद न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट किया था, इसलिए इंडिया पर सैंक्शन इम्पोज किए जा सकते हैं, इसलिए इंडिया NPT को ज्वाइन नहीं करता है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2020 से रिलेटेड है, जिसके ड्राफ्ट को अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिलीज़ कर दिया है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में सभी कैपिटल एक्विजिशन को कवर किया जाएगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और सर्विस हेडक्वार्टर्स अंडरटेक करते हैं, बोथ फ्रॉम इंडिजिनियस सोर्स एज वेल एज फ्रॉम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। लेकिन डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के अंदर जो मेडिकल इक्विपमेंट का कैपिटल एक्विजिशन किया जाता है या इम्पोर्ट किए जाते हैं, इंडिजिनियस सोर्सेज से लिए जाते हैं, उन पर डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर अप्लाई नहीं होता है, आपको याद रखना है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2016 को यह सुपरसीड करेगा। पहली बार फ्रेंड 2002 में डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर को बनाया गया था टू प्रोवाइड प्रोबिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर, ताकि फ्रेंड जो भी मिलिट्री हार्डवेयर को प्रोक्योर किया जाता है उसको बेहतर तरीके से स्ट्रीमलाइन किया जा सके इन अ टाइम बाउंड मैनर। ड्राफ्ट प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2020 से रिलेटेड फीचर्स को हम देख लेते हैं। इसमें फ्रेंड जो इंडिजिनियस कंटेंट का परसेंटेज है उसके रेशियो को बढ़ा दिया गया है। इस ड्राफ्ट में ऐसा प्रपोज किया गया है जो इंडिजिनियस कंटेंट है वेरियस कैटेगरीज ऑफ प्रोक्योरमेंट में वो नियरली 10% होना चाहिए। यह इसलिए किया गया है ताकि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट मिले। एक और कैटेगरी इसमें फ्रेंड्स न्यू कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गया है, बाई ग्लोबल एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया। इस कैटेगरी के हिसाब से अगर ग्लोबली इक्विपमेंट को बाई किया जाता है और किसी प्रोडक्ट को बनाया जाता है फ्रेंड्स, तो मिनिमम उसमें 50% इंडिजिनियस कंटेंट भी होना चाहिए ऑन द एस्टिमेटेड टोटल वैल्यू। थर्ड कैटेगरी लीजिंग है। वाई और मेक कैटेगरी के साथ साथ लीजिंग कैटेगरी को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। मतलब अगर ज़्यादा खर्चा आता है किसी भी प्रोक्योरमेंट को करने में, कैपिटल आउटलेस, तो आप रेंटल पेमेंट भी कर सकते हैं, तो लीजिंग का फैक्टर भी इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम से रिलेटेड है। डिफेंस मिनिस्टर ने अभी इस स्कीम को लॉन्च कर दिया गया है विद आउटले ऑफ 400 करोड़। जो भी डिफेंस और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उसके लिए टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए डिफेंस टेस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को लॉन्च किया गया है। इस स्कीम का सिंपल ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड्स, जो इंडिजिनियस डिफेंस प्रोडक्शन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, और इस बार तो फ्रेंड्स MSME और स्टार्टअप्स के पार्टिसिपेशन पर भी थ्रस्ट प्रोवाइड किया गया है। इस प्रोजेक्ट की अगर हम फंडिंग की बात करें तो 75% तो गवर्नमेंट ही फंड करती है इन द फॉर्म ऑफ एड, और 25% जो रेस्ट ऑफ द फंडिंग है वो स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा उठाई जाएगी। 25% फंडिंग तो स्पेशल पर्पस व्हीकल में प्राइवेट एंटिटीज़ और गवर्नमेंट रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट्स के प्लेयर रहेंगे। स्पेशल पर्पस व्हीकल को सिर्फ प्राइवेट एंटिटी के द्वारा बनाया जाएगा जो कि रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट 2030। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाई प्राइवेट एंटिटीज़ ओनली। प्राइवेट एंटिटीज़ का मतलब है फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट या एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। तो ऐसी इंस्टीट्यूशन को अगर कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड है तभी वह फंडिंग कर सकती हैं डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के अंदर टू डेवलप टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। फ्रेंड्स जो स्टैट्यूटरी क्लियरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्पेशल पर्पस व्हीकल को ही दी गई है। जो भी स्टैट्यूटरी क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती है टेस्टिंग ऑफ वेपन्स या एम्यूनिशंस, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेशल पर्पस व्हीकल के पास ही है। इस स्कीम के अंदर हमने देखा था कि टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जा रहा है, इसलिए जो भी स्टैट्यूटरी क्लियरेंस की ज़रूरत है वो स्पेशल पर्पस व्हीकल के पास है। इसके साथ ही साथ जितने भी एसेट्स को बनाया जाएगा उनका मेंटेनेंस और ऑपरेशन वही भी फ्रेंड्स स्पेशल पर्पस व्हीकल करेगा इन अ सेल्फ सस्टेनेबल मैनर बाय कलेक्टिंग यूजर चार्जेस। स्पेशल पर्पस व्हीकल में फिर प्राइवेट एंटिटीज़ होंगी,
इसके साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट के प्लेयर्स भी होंगे और यह स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनीज एक्ट 2030 के अंदर रजिस्टर्ड होने चाहिए। जो मेजोरिटी ऑफ टेस्ट फैसिलिटीज़ हैं वह फ्रेंड्स डिफेंस कॉरिडोर में बनाई जाएंगी। एक डिफेंस कॉरिडोर तमिलनाडु में बनाया जा रहा है और एक डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि सिर्फ जो हमारी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं वो इन 2 स्टेट में ही सीमित रहें। इन 2 स्टेट के बाहर भी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को बनाया जा सकता है। तो यह जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च की है। यह फ्रेंड्स हमारी कंट्री में 2 डिफेंस कॉरिडोर हैं, एक तमिलनाडु कॉरिडोर है, एक उत्तर प्रदेश कॉरिडोर है। तमिलनाडु में जो सिटीज़ कवर की जाएंगी वो देख लीजिए, तिरुचिपल्ली, चेन्नई, होसुर, कोयम्बटूर एंड सालेम। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर एंड लखनऊ, इनको कनेक्ट किया जाएगा। तो इनकी लोकेशन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन सेखतकर कमेटी की रिपोर्ट से रिलेटेड है। अभी गवर्नमेंट ने सेखतकर कमेटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया है और इम्प्लीमेंट भी किया है 3 रिकमेंडेशन को। सेखतकर कमेटी फ्रेंड्स बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड थी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को 1960 में बनाया गया था। यह एक लीडिंग रोड कंस्ट्रक्शन एजेंसी है जिसका काम यही है फ्रेंड्स, बॉर्डर एरियाज़ में रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। इसको 1960 में बनाया गया था। जो मेजर रिकमेंडेशन जिसको एक्सेप्ट किया गया है, पहले ये फ्रेंड आउटसोर्सिंग रोड कंस्ट्रक्शन वर्क, मतलब अगर कोई वर्क है दैट इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन तो वह वर्क को आउटसोर्स भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल ही अप्लाई होगा ऐसे वर्क्स में जिनकी कॉस्ट 100 करोड़ से ज़्यादा है। ईपीसी मॉडल फ्रेंड्स, इसके अंदर गवर्नमेंट 100% प्रोवाइड कराती है पूरी फंडिंग। सिर्फ इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज के लिए बिडिंग की जाती है, प्राइवेट सेक्टर की सहायता सिर्फ उधर ही ली जाती है। इन 3 मॉडल्स को जो होते हैं प्रोक्योरमेंट पर्पस के लिए, बॉट मॉडल, ईपीसी मॉडल और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, इन तीनों मॉडल को हमने डिटेल से ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है फ्रेंड इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न कंस्ट्रक्शन प्लांट इक्विपमेंट एंड मशीनरी बाय डेलीगेटिंग एनहेंस्ड प्रोक्योरमेंट पावर्स टू बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो प्रोक्योरमेंट पावर है वो बढ़ा दी जाए बीआरओ की, ताकि फ्रेंड्स मॉडर्न कंस्ट्रक्शन प्लांट या इक्विपमेंट या मशीनरी को भी प्रोक्योरमेंट किया जा सके, ताकि सही ढंग से और बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को कैपेबल बनाया जा सके। नेक्स्ट है फ्रेंड लैंड एक्विजिशन, या इससे रिलेटेड जो भी क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती है वह डिटेल्ड रिपोर्ट प्रोजेक्ट का ही पार्ट बना दिए जाए, ताकि लैंड एक्विजिशन या इन्वायरमेंट क्लियरेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सेखतकर कमेटी की बात करें तो इसको बनाया गया था टू एनहेंस कॉम्बैट कैपेबिलिटी एंड रीबैलेंस द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो उससे रिलेटेड रिकमेंडेशन के लिए सेक्रेटरी कमेटी को बनाया गया था। 2016 में फ्रेंड्स अपनी जो मेजर रिकमेंडेशन थी इस कमेटी की उसने सबमिट कर दी थी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। जोजिला टनल प्रोजेक्ट, जोजिला टनल की बात करें तो यह श्रीनगर और लेह के बीच में जो हाईवे है उसके लिए ऑल ईयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए इस टनल को बनाया जा रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स विंटर में स्नोफॉल की वजह से यह हाईवे पर ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए इस जोजिला पास को बनाया जाएगा। जो जोजिला पास है वह लोकेटेड है ऑन श्रीनगर कारगिल लेह नेशनल हाईवे एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3529 मीटर। यह एशिया की लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल होने वाली है। नेक्स्ट है टेपुरिजो ब्रिज, यह फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में ब्रिज है जो लॉजिस्टिक मटेरियल मूव करने के लिए स्पीड चाहिए, उसमें यह काफ़ी हेल्प करेगा टुवर्ड्स द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना। इम्पोर्टेंट लोकेशन इसकी क्यों हो जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि यह चाइना के बॉर्डर के पास है और यह सुबनसिरी रिवर जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है उस पर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड कसोबल ब्रिज, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस कसोबल ब्रिज को अभी कंस्ट्रक्ट किया है ऑन द रावी रिवर जो कि एक इंडस की ट्रिब्यूटरी है। यह कनेक्ट करेगा फ्रेंड्स कसोबल को टू द रेस्ट ऑफ कंट्री। इमेज में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स बाई डायरेक्शनल टनल टू लेह, यह श्रीनगर और लेह हाईवे पर सिचुएटेड है और वल्टल और म्यांमार को कनेक्ट करेगी। इसकी लेंथ नियरली 14.2 किलोमीटर होने वाली है और यह एशिया की लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल हो सकती है।
नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट से रिलेटेड है। इस रिपोर्ट को सिप्री ने रिलीज़ किया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जिसका काम है जो डिसआर्मामेंट है, आर्म्स कंट्रोल है या कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उनमें यह रिसर्च कंडक्ट करती है। बॉडी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री ने यह रिपोर्ट को रिलीज़ किया है, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर देखें तो वो 2.2% हो जाता है जीडीपी का 2019 में, ग्लोबल जीडीपी का। अगर 2019 में जो बिगेस्ट स्पेंडर्स हैं फ्रेंड मिलिट्री पर, वो यूएसए फर्स्ट पर आता है, इंडिया थर्ड पर आता है। इंडिया का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वह साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा है और पिछले 10 साल में 2010 से लेकर 2019 तक इंडिया का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो 37% तक बढ़ गया है। लेकिन जो मिलिट्री बर्डन है वो उसमें कुछ गिरावट भी आई है। 2.7% ऑफ जीडीपी 2010 में था, अब 2.4% ऑफ जीडीपी हो चुका है 2019 में। मिलिट्री बर्डन का मतलब होता है कि कितना परसेंट ऑफ जीडीपी आप एक्सपेंड करते हैं मिलिट्री में। वर्ल्ड का जो मिलिट्री बर्डन देखें तो उसमें भी कुछ डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिला है पिछले 10 साल में, लेकिन 2015-19 में स्पाइक देखने को मिला है वर्ल्ड के मिलिट्री बर्डन में। इन 2 साल को अगर हम छोड़ दें तो ओवरऑल डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। तो टोटल मिलिट्री एक्सपेंडिचर को अकाउंट किया गया है वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2019, यह सिप्री ने निकाला है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक और रिपोर्ट हम पढ़ लेते हैं, ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2019। यह भी फ्रेंड सिप्री के द्वारा निकाली गई है। की हाइलाइट्स की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है। सऊदी अरेबिया वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट इंपोर्टर है। इंडिया फ्रेंड्स सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है, यह आपको याद रखना है। चाइना 5th पोजीशन में, पाकिस्तान 11th पोजीशन पर है। इंडिया की अगर आर्म्स इंपोर्ट्स की बात करें तो रसिया और यूएसए से दोनों में गिरावट आई है सिंस 2015। अगर रसिया की बात करें तो इंडिया 56% अपने टोटल आर्म्स रसिया से इंपोर्ट करता है, फिर इजराइल से करता है 14%, फ्रांस से 12%। यह फ्रेंड्स इंडिया के मेजर सोर्स ऑफ वेपन्स हैं। इंडिया 23rd नंबर पर आता है जब भी एक्सपोर्टर की बात आती है, तो इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करता है डिफेंस की अगर बात करें इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स 3 C's इनिशिएटिव से रिलेटेड है। 3 C's इनिशिएटिव एक फ्लेक्सिबल पॉलिटिकल प्रोग्राम है जिसको 2015 में लॉन्च किया गया था प्रेसिडेंशियल लेवल पर। इसमें 12 यूरोपियन मेंबर स्टेट्स आते हैं। ऐसे मेंबर स्टेट्स जो एड्रियाटिक सी, बाल्टिक सी और ब्लैक सी के बीच में लोकेटेड है, वह 12 यूरोपियन मेंबर्स इसमें आते हैं। यह कंट्रीज हैं फ्रेंड ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया, क्रोशिया, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, हंगरी, लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवेकिया, स्लोवेनिया। इस इनिशिएटिव को हम बेब्स इनिशिएटिव के नाम से भी जानते हैं, बाल्टिक, एड्रियाटिक एंड ब्लैक सी इनिशिएटिव। क्योंकि इसमें 3 C इन्वॉल्व है इसलिए इसको 3 C इनिशिएटिव भी बोलते हैं। तो बेब्स इनिशिएटिव भी आपसे पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है। इसका जो फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट पर्पज़ है वह आपको पता होना चाहिए। इसको बनाया गया है टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर इम्पेटस देने के लिए बेब्स इनिशिएटिव को बनाया गया है बाय 12 यूरोपियन मेंबर स्टेट। 3 C's इनिशिएटिव आप इमेज में देख सकते हैं फ्रेंड्स। 12 कंट्रीज़ हैं और 3 C's हैं, बाल्टिक सी, एड्रियाटिक सी और ब्लैक सी। पर्पस क्या है? कनेक्टिविटी, कॉमर्शियलिटी एंड कॉम्प्लीमेंटेरिटी। बेसिकली जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बढ़ाने के लिए इस इनिशिएटिव को बनाया गया है। फ्रेंड्स कंट्रीज़ की लोकेशन भी आप देख लीजिए। सबसे पहले बाल्टिक सी, देन कम्स ब्लैक सी, फिर एड्रियाटिक सी को स्टार से शो किया गया। इनके बीच में 12 कंट्रीज़ जो लाई करती हैं यूरोप एरिया में, वह पार्ट है 3 C's इनिशिएटिव का। एस्टोनिया बाल्टिक सी के पास लोकेशन आप देख सकते हैं, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, क्रोशिया, स्लोवेनिया, स्लोवेकिया। फ्रेंड्स यह सारी कंट्रीज़ इसका पार्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिशन सागर से रिलेटेड है। मिशन सागर के अंदर इंडिया का जो INS केसरी है उसने फ्रेंड कोविड-19 से रिलेटेड रिलीफ ऑपरेशंस को कंडक्ट किया है और फूड रिलेटेड आइटम्स और मेडिसिन को सप्लाई किया है मालदीव्स, मॉरिशियस, सेचेल्स, कॉमरोस और मेडागास्कर में।
तो मिशन सागर किससे रिलेटेड है? कोविड-19 से जो रिलीफ ऑपरेशन है उससे रिलेटेड है। कौन सा व्हीकल था? यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आईएनएस केसरी। यह फ्रेंड्स जो मिशन रहा है दैट वाज इन कंसोनेंस विद प्राइम मिनिस्टर विजन ऑफ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सागर इनिशिएटिव से यह कंसोनेंस में, और यह इंपॉर्टेंस भी हाईलाइट करता है जो इंडिया अपने नेबर्स को देता है और फर्दर हमारे जो फॉरेन रिलेशन है उनको भी स्ट्रेंथन करता है। तो मिशन सागर में आईएनएस केसरी को भेजा गया था। मिशन सागर के अंदर जो फ्रेंड्स कंट्रीज़ को या आइलैंड्स को असिस्टेंट प्रोवाइड किया गया है विद द हेल्प ऑफ आईएनएस केसरी, तो लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इन आइलैंड्स की। सबसे पहले मालदीव्स आता है, देन सेचल्स, देन कम्स कोमोरो आइलैंड, फिर मेडागास्कर और लास्ट में मॉरिशियस आता है। तो नॉर्थ टू साउथ अगर हम अरेंज करेंगे तो मालदीव्स, सेचल्स, कोमोरोस आइलैंड, मेडागास्कर, देन मॉरिशियस। अब हम फ्रेंड्स मिसाइल के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है अस्त्र मिसाइल। अस्त्र मिसाइल एयर टू एयर मिसाइल है, इसको डीआरडीओ ने इंडिजिनियसली बनाया है। यह बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, मतलब अगर पायलट को टारगेट का पता है लेकिन वो विजुअल रेंज से बाहर है फिर भी अस्त्र मिसाइल का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसलिए अभी न्यूज़ में था क्योंकि इसके 2 टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं, वन फ्रॉम लैंड एंड अदर फ्रॉम एयर प्लेटफॉर्म। यह टेस्ट डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर किए हैं। ब्रह्मोस जॉइंट वेंचर है इंडिया और रसिया के बीच में। यह फ्रेंड्स एक मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह आपको याद रखना है, मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह फ्रेंड्स लॉन्च की जा सकती है फ्रॉम सबमरीन, फाइटर जेट एज वेल एज फ्रॉम वारशिप्स। इसकी रेंज है वो 300 किलोमीटर है। जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है यह इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को दे दी गई है। जो ये फ्रेंड मिसाइल्स होती हैं उनको हम मैक नंबर से मापते हैं। मैक नंबर निकालने के लिए जो भी ऑब्जेक्ट की स्पीड है उसको हम डिवाइड कर देते हैं टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, तो हमको मैक नंबर मिल जाता है। अगर सब सोनिक है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैक की वैल्यू 1 से रिलेटेड है। ट्रांसोनिक का मतलब है मैक की वैल्यू 1 है। सुपरसोनिक का मतलब है मैक की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, मतलब जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की दैट इज़ ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड, अगर 1 से ज़्यादा है। ट्रांसोनिक का मतलब है स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एक ही है। सबसोनिक का मतलब है स्पीड ऑफ साउंड से कम है स्पीड की ऑब्जेक्ट। हाइपरसोनिक का मतलब है जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो 5 टाइम्स ज़्यादा है स्पीड ऑफ साउंड से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आकाश बनस मिसाइल से संबंधित है। डीआरडीओ ने अभी सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है आकाश बनस मिसाइल का। आकाश बनस मिसाइल फ्रेंड्स सरफेस टू एयर सुपरसोनिक मिसाइल है। सरफेस टू एयर सुपरसोनिक मिसाइल है आकाश बनस। यह न्यू वर्जन है आकाश मिसाइल का। इसमें इंडिजिनियस सीकर लगा हुआ है। डीआरडीओ ने इस मिसाइल को इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर बनाया है। इस प्लान के अंदर फ्रेंड 5 मेजर मिसाइल सिस्टम को बनाया गया है। आकाश उनमें से एक है। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है, आपको याद रखना है। जो नेक्स्ट 4 मिसाइल्स हैं जो इंटीग्रेटेड गाइडेड डेवलपमेंट प्लान के अंदर बनाई गई हैं वह हैं अग्नि, त्रिशूल, पृथ्वी एंड नग। अग्नि, त्रिशूल, पृथ्वी एंड नग एंड आकाश, इनको डीआरडीओ के द्वारा बनाया जाता है इंटीग्रेटेड गाइडेड डेवलपमेंट मिशन प्लान के अंदर। नेक्स्ट जो मिसाइल है एंटी टैंक मिसाइल है, इसका नाम है स्टर्म अटाका। स्टर्म अटाका जो मिसाइल है फ्रेंड्स वो रसिया से एक्वायर करी जाएगी इंडिया के द्वारा, तो इसके लिए 200 करोड़ की डील को साइन किया गया है। रसिया से जो मिग 35 एयरक्राफ्ट या अटैक चॉपर्स रहते हैं उन पर फ्रेंड्स इसको लगाने के लिए इस मिसाइल को इंपोर्ट किया जाएगा। स्टर्म अटाका किस कंट्री से इंपोर्ट की जाएगी यह आपसे पूछा जा सकता है। रसिया से इंपोर्ट की जाएगी फ्रेंड्स। आर्मी ने इसके साथ ही साथ स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी इंपोर्ट किया है फ्रांस से। तो आपको याद रखना है फ्रांस से स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को एक्वायर किया जाएगा। रसिया से स्टर्म अटाका मिसाइल को एक्वायर किया जा रहा है और रसिया से एक और एयर डिफेंस मिसाइल को एक्वायर किया जाएगा जिसका नाम है इग्ला एस। तो यह 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। स्पाइक एंटी गाइडेड मिसाइल फ्रांस से, एयर डिफेंस मिसाइल इग्ला एस रसिया से, स्टर्म अटाका एंटी टैंक मिसाइल रसिया से। नेक्स्ट है फ्रेंड अग्नि सेकंड। अग्नि, त्रिशूल, पृथ्वी, नाग और आकाश, यह इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्लान के अंदर डेवलप की जाती हैं।
अभी रिसेंटली इसका नाइट ट्रायल सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया था पहली बार। अग्नि की बात करें तो यह सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो यह आपको याद रखना है, यह सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यह मीडियम रेंज मिसाइल है और यह न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसको DRDO के द्वारा ही डेवलप किया जाता है, वो तो हम देख ही चुके हैं। यह 2 स्टेज मिसाइल है फ्रेंड्स और सॉलिड रॉकेट प्रोपोलेंट सिस्टम से यह प्रोपेल होती है। तो अग्नि सेकंड के बारे में आपको याद रखना है, यह सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, मीडियम रेंज मिसाइल है, आकाश मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है। और 2 स्टमअटाका एंटी टैंक मिसाइल रसिया से लिया जाएगा, इग्लायत डिफेंस सिस्टम रसिया से लिया जाएगा, स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फ्रांस से ली जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रनास बैलिस्टिक मिसाइल से रिलेटेड है। DRDO फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर मिसाइल को डेवलप कर रही है जिसकी स्ट्राइक रेंज 200 किलोमीटर है। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है, यह एक नॉन न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है। यह सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, आपको याद रखना है। प्रनास बैलिस्टिक मिसाइल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है और इसको आर्मी और एयरफोर्स के द्वारा ही यूज़ किया जाएगा शॉर्ट रेंजेस के लिए। 200 किलोमीटर तक की स्ट्राइक रेंज है इसकी। यह नॉन न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यह है कि यह सिंगल स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन के द्वारा प्रोपेल की जाती है। तो सिंगल स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन के द्वारा यह प्रोपेल की जाती है। यह प्रनास बैलिस्टिक मिसाइल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। पिनाका मिसाइल सिस्टम के बारे में भी जान लेते हैं। पिनाका मिसाइल सिस्टम के बारे में बात करें तो अभी इसकी सक्सेसफुली टेस्टिंग कर दी गई है। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज फ्रॉम ओडिशा कोस्ट एट चांदीपुर। यह आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम है जो DRDO ने इसको डेवलप किया है। इसकी जो स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी रेंज है वो 75 किलोमीटर है विथ हाई प्रिसीजन। बेसिकली फ्रेंड्स 2 वर्जन है पिनाका के, पिनाका MK1 एंड पिनाका MK2। पिनाका MK1 की जो रेंज है वो 40 किलोमीटर रेंज है, वेयर एज पिनाका MK2 की रेंज 75 किलोमीटर रेंज है। तो प्रनास बैलिस्टिक मिसाइल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। यह नॉन न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रेंज 200 किलोमीटर है। आर्मी और एयरफोर्स के द्वारा इसको यूज़ किया जाएगा। वेयर एज पिनाका मिसाइल सिस्टम की अगर हम बात करें तो MK1 और MK2 2 वर्जन है। MK1 का जो रेंज है वो 40 किलोमीटर है, MK2 की रेंज 75 किलोमीटर है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्विक रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल से रिलेटेड है, QRSAM। DRDO ने इसको अभी सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट की है, इसी DRDO के द्वारा ही इसको डेवलप किया गया है। यह ओडिशा के चंदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, इसको डेवलप किया गया है। यह ऑल वेदर ऑल ट्रेंड सरफेस टू एयर मिसाइल है, आप नाम से ही देख सकते हैं। रेडार को ब्रीच करने की इसमें काफ़ी कैपेबिलिटी है। नेक्स्ट है फ्रेंड K4 मिसाइल। K4 मिसाइल इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। यह इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। जो K4 मिसाइल है वो सबमरीन से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल है और यह न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी जो रेंज है वह काफ़ी ज़्यादा है, 3500 किलोमीटर इसकी रेंज है। यह भी फ्रेंड्स DRDO के द्वारा ही डेवलप की गई है और अरिहंत क्लास की सबमरीन में इसको इंडक्ट किया जाएगा। तो K4 मिसाइल की जो रेंज है वह काफ़ी ज़्यादा है, 3500 किलोमीटर। अरिहंत क्लास की सबमरीन में इसको इंडक्ट किया जाएगा और यह फ्रेंड्स एक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। एवनगार्ड रसिया के द्वारा हाइपरसोनिक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल बनाई गई है। फर्स्ट रसिया के द्वारा यह हाइपरसोनिक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल बनाई गई है। हाइपरसोनिक मिसाइल आपको पता ही होगा, मैक 5 से ज़्यादा उनकी स्पीड होती है, हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो K4 मिसाइल आप डिस्कस कर चुके हैं। जो अरिहंत क्लास सबमरीन है उस पर इसको इंडक्ट किया जाएगा। यह न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज इसकी 3500 किलोमीटर है। कुछ सबमरीन और शिप्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बेला के बारे में पढ़ लीजिए। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बेला 4th ऑफ द 6th अंडर वाटर वारशिप्स है जिसको फ्रेंच कोलैबोरेशन के साथ बनाया जा रहा है। बेसिकली प्रोजेक्ट 75 के अंदर फ्रेंड्स 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को बनाया जा रहा है। यह डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। 2005 में इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था और फ्रेंच कोलैबोरेशन के साथ इसको बनाया जा रहा है। फर्स्ट जो सबमरीन थी वो INS कलवारी थी। 2017 के दिसंबर में INS कलवारी से को कमीशन कर दिया गया है। नेक्स्ट जो 2 अदर सबमरीन है वो INS खंडारी है और INS करंज है। यह एडवांस स्टेजेस में है, अभी नेवी फ्लीट को यह ज्वाइन करेंगी। 4th है INS बेला स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, यह अंडर वाटर ट्रायल पर अभी चल रही है। और अदर 2 हैं वो हैं फ्रेंड बागीर एंड बाक्सीर। यह रिमेनिंग 2 सबमरीन है स्कॉर्पियन सबमरीन, दे आर इन द एडवांस स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो 6 सबमरीन है, आपको याद रखना है, कलवारी, खांदेरी, खरंज, बेला, बागीर एंड बाक्सीर।
नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बरुणास्त्र से रिलेटेड है। बरुणास्त्र बेसिकली एक इलेक्ट्रिक टॉर्पीडो है। यह हैवी वेट एंटी सबमरीन इलेक्ट्रिक टॉर्पीडो है। इसको इंडिजिनसली बनाया गया है। कुछ शिप्स के बारे में हम जान लेते हैं। यार्ड 45,006 वज्र, यह शिप्स का नाम है। ऑफशोर पेट्रोल वेसल, यह जो वेसल है फ्रेंड्स, इसको रात में और दिन में पेट्रोलिंग के लिए यूज़ किया जाता है इन EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन फॉर द कोस्टल सिक्योरिटी। एंटी टेररिस्ट एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस के लिए इस ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल को यूज़ किया जाता है। यह 6 इन द सीरीज़ है ऑफ द 7 ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल और यह L&T के द्वारा बनाया जा रहा है मेक इन इंडिया कैंपेन के अंदर। यह इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है INS जमुना। INS जमुना को फ्रेंड्स श्रीलंका के साउथ वेस्ट कोस्ट पर अभी डॉक किया गया है। यह एक संदायक क्लास हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप है इंडियन नेवी का। तो यह हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप है इंडियन नेवी का ऑफ संदायक क्लास। इसको श्रीलंका के साउथ वेस्ट कोस्ट पर डिप्लॉय किया गया है। एक म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन किया गया है इंडियन नेवी और श्रीलंका के बीच में टू कैरी आउट ज्वाइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे। नेक्स्ट है INS शिवाजी। INS शिवाजी को अभी प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट कलर दिया है। प्रेसिडेंट कलर की बात करें तो यह एक हाईएस्ट ऑनर होता है किसी भी मिलिट्री यूनिट के लिए। INS शिवाजी को 1945 में एस्टेब्लिश किया गया था और यह वन ऑफ द प्रीमियम ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है इंडियन नेवी के लिए। तो यार्ड 45,006 वज्र एक ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है जो एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस के लिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पेट्रोलिंग करता है। INS जमुना की बात करें तो श्रीलंका के साथ जो म्यूचुअल एग्रीमेंट किया गया है फॉर जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे, उसके लिए इसको साउथ वेस्टर्न कोस्ट पर डॉक किया गया है। INS शिवाजी की बात करें तो हाईएस्ट मिलिट्री यूनिट, जो हाईएस्ट ऑनर होता है मिलिट्री यूनिट के लिए, प्रेसिडेंट कलर वो INS शिवाजी को दिया गया है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम से रिलेटेड है। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम US से लिया गया है। US ने इसकी जो सेल है वो अप्रूव कर दी है टू इंडिया। इससे फ्रेंड्स आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको मॉडर्नाइज किया जा सकता है और जो हमारी एयर डिफेंस आर्किटेक्चर है उसको फर्दर एक्सपेंड किया जा सकता है। तो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम यह फर्दर इंटर ऑपरेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा US, इंडिया और अदर कंट्रीज़ के बीच में। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम के अंदर सेंसर्स हैं, कुछ वेपन सिस्टम्स हैं और सपोर्ट इक्विपमेंट है। नेक्स्ट है फ्रेंड एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, इसको हम नेत्र के नाम से भी जानते हैं। इसको DRDO ने इंडिजिनसली डिज़ाइन किया है और इंडियन एयरफोर्स को अभी यह हैंड ओवर कर दिया गया है। यह इंडियन एयरफोर्स की सेंटर नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटीज़ हैं या नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको बेहतर तरीके से इम्प्रूव करेगा। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम में है क्या क्या वही देख लीजिए। रेडार है फ्रेंड्स, सेकेंडरी सर्वेलेंस रेडार, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड रेडार। तो 2 रेडार हैं, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड रेडार एंड सेकेंडरी सर्वेलेंस रेडार। देन फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन काउंटर मेजर्स भी हैं इस एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम में। बियॉन्ड लाइन साइट डेटा लिंक्स भी हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम भी इसमें इम्प्लांट किया गया है और आइडेंटिफिकेशन के लिए फ्रेंड और फो जो प्रॉफ्स होते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए एक एडवांस सिस्टम भी इसमें एम्प्लॉय किया गया है। तो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो यह DRDO के द्वारा बनाया गया है इंडिजिनसली। यह इंडियन एयरफोर्स को अभी दे दिया गया है और इसको नेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम US से इम्पोर्ट किया जाएगा। जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है इसको यूज़ किया जाएगा फॉर द डिटेक्टिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ एनिमी होस्टाइल एयरक्राफ्ट और एनी अनमैन्ड एयर व्हीकल्स। फ्रेंड्स 2 गन है, K9 वज्र T गन। यह एक होइट्ज़र है या आर्टिलरी गन है जो L&T के द्वारा बनाई जा रही है। नेक्स्ट है सारंग, यह M46 आर्टिलरी गन है दैट इज़ बीइंग अपग्रेडेड बाय गन कैरियर्स फैक्ट्री इन जबलपुर। अगर हम एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के बारे में बात करें तो सबसे पहले अपाचे हेलीकॉप्टर की बात करते हैं जिसको AH-64E के नाम से भी जाना जाता है। रिसेंटली 8 US मेड अपाचे हेलीकॉप्टर्स को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया है AH-64E। इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है US के साथ फॉर 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स जो फ्रेंड्स बोइंग
जो यूएस कंपनी है उसके द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, और यह अपाचे हेलीकॉप्टर रिप्लेस करने वाले हैं रसिया बिल्ट Mi-25 एंड Mi-35 हेलीकॉप्टर्स। यह मोस्ट एडवांस मल्टी रोल हैवी अटैक हेलीकॉप्टर है। इनको फ्लाइंग टैंक के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ एन ऑल वेदर हेलीकॉप्टर। वैरायटी ऑफ वेपन्स एक साथ डिलीवर किए जाते हैं अपाचे हेलीकॉप्टर। इसमें फ्रेंड्स काफ़ी कैपेबिलिटी हैं, लाइक 8 मिसाइल्स को एक साथ यह कैरी कर सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सरस एयरक्राफ्ट। सरस एयरक्राफ्ट ऐसा पहला एयरक्राफ्ट है जिसको 2024 में इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाएगा, और यह पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए यूज़ किया जाएगा। लाइट पैसेंजर एयरक्राफ्ट है सरस एयरक्राफ्ट, ये आपको याद रखना है। इंडिजिनसली इसको बनाया गया है, और जो सरस MK2 प्रोजेक्ट है वो CSIR और NAL के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। तो बेसिकली ये इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट है। 1999 में सबसे पहले प्रयास किया गया था मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने के लिए। 2004 में अब सरस एयरक्राफ्ट को इंडक्ट कर लिया जाएगा। यह लाइट पैसेंजर एयरक्राफ्ट रहेगा। नेक्स्ट फ्रेंड HAL ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। जो ध्रुव हेलीकॉप्टर होते हैं फ्रेंड्स, वह मल्टी रोल और बंटी मिशन हेलीकॉप्टर होते हैं जिनका यूसेज मिलिट्री और सिविल ऑपरेटर्स दोनों ही करते हैं। करेंटली अगर ध्रुव का यूसेज देखें तो डिफरेंट कंट्री में किया जा रहा है, इंडिया में भी, बोलीविया, बर्मा, इसराइल, मालदीव्स एंड नेपाल। नेक्स्ट है फ्रेंड चिनूक हेलीकॉप्टर्स। इनको भी फ्रेंड्स बोइंग के द्वारा बनाया गया है और US से इनको इंडक्ट किया जाएगा इंडिया में। नेक्स्ट है 24 MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स। 24 MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अभी क्लियरेंस दे दिया है टू प्रोक्योर 24 MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स फॉर द नेवी फ्रॉम USA। तो नेवी के लिए USA से इनको इम्पोर्ट किया जा रहा है 24 MS-60R। यह मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स हैं। यह फॉरेन मिलिट्री सेल्स के रूट के थ्रू प्रोक्योर किए जाएंगे। फॉरेन मिलिट्री सेल्स जो रूट है फ्रेंड्स वो US गवर्नमेंट यूज़ करती है फॉर ट्रांसफरिंग डिफेंस आर्टिकल, फॉर ट्रांसफरिंग डिफेंस सर्विसेज एंड ट्रेनिंग टू इंटरनेशनल पार्टनर्स और एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो 24 MS-60R यह मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। US से इनको भी इंपोर्ट किया जा रहा है। अपाचे हेलीकॉप्टर्स को भी US से इंपोर्ट किया जा रहा है। उनका कोड नेम है AH-64E। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम स्पेस वेपनाइजेशन से रिलेटेड है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अभी फ्रेंड्स US प्रेसिडेंट ने डायरेक्ट किया है कि US स्पेस फोर्स को एक 6th ब्रांच बनाया जाएगा आर्म फोर्सेस का। इसके पहले आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मेराइन और कोस्टल गार्ड ऑलरेडी आर्म फोर्सेस हैं US में। अब 6th फोर्स भी बनाया जाएगा US स्पेस फोर्स। इसलिए डिबेट चालू हो गई है ऑन द वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। कुछ लॉज देख लेते हैं फिर से आउटर स्पेस से रिलेटेड। आउटर स्पेस ट्रीटी, इसको फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 1963 में अडॉप्ट किया था। 1967 से यह फोर्स में है। इंडिया ने इसको ऑलरेडी रेटिफाई कर दिया है 1982 में। आउटर स्पेस ट्रीटी सिर्फ जो वेपन्स है मास डिस्ट्रक्शन के उनको प्रोहिबिट करता है, या फ्रेंड्स हम यह कहें कि जो ऑर्डिनरी वेपन्स हैं उनको आउटर स्पेस ट्रीटी कवर नहीं करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ऑर्डिनरी जो वेपन्स हैं उनको आउटर स्पेस ट्रीटी कवर नहीं करती है। जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उनको कवर किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड पेरिस प्रिवेंशन ऑफ एन आर्म्स रेस इन आउटर स्पेस। प्रिवेंशन ऑफ एन आर्म्स रेस इन आउटर स्पेस, यह एक यूएन रेजोल्यूशन है जो 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी है उसके ही प्रिंसिपल्स को फिर से रीफॉर्म करती है, और यह एडवोकेट करती है ऑन द वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। मीन्स इट एडवोकेट्स ऑन द बैन ऑन वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। इसके साथ ही साथ यह जो ट्रीटी है that would prevent any nation from gaining a military advantage in outer space। तो वेपनाइजेशन के खिलाफ यह ट्रीटी साइन की गई थी, और जो आउटर स्पेस ट्रीटी है उसके ही प्रिंसिपल को रीफॉर्म करती है। ऑलरेडी हम कुछ लॉज ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स विद रिलेटेड टू आउटर स्पेस। रोड रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक स्कीम को अनाउंस किया था जिसमें 31 जनवरी 2020 तक एक स्पेशल विंडो को खोला गया था फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रोन्स एंड देयर ओनर्स। यह फ्रेंड्स वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन था, और इस रजिस्ट्रेशन के दौरान एक ऑनलाइन DAN ड्रोन एक्नॉलेजमेंट नंबर और ओनरशिप एक्नॉलेजमेंट नंबर को इशू किया गया था, DAN एंड OAN। यह नंबर अगर इशू किया गया था इसका मतलब है आप वैलिड तरीके से ड्रोन्स को ऑपरेट कर सकते हैं इंडिया में। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपके पास यह दोनों नंबर है इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंफर्म तरीके से
ड्रोन्स को ऑपरेट कर सकते हैं। जब तक कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से उनके ड्रोन रेगुलेशंस की कंडीशन के हिसाब से आप ड्रोन को ऑपरेट नहीं करते हैं, तब तक आप ड्रोन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप ड्रोन को ओनरशिप, आपके पास ड्रोन है विदाउट एनी ड्रोन एक्नॉलेजमेंट नंबर और ओनरशिप एक्नॉलेजमेंट नंबर, तो इसका मतलब है लॉ के अंदर आपके खिलाफ पीनल एक्शन भी लिया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन फ्रेंड्स ड्रोन्स की परिभाषा कुछ इस तरह डिफाइन करता है: एज अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म दैट हैज़ वाइड रेंजिंग एप्लीकेशन फ्रॉम फोटोग्राफी टू एग्रीकल्चर, फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट मैनेजमेंट टू इंश्योरेंस। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जिसके वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है, या हम एग्रीकल्चर के साथ साथ इंश्योरेंस एसेट मैनेजमेंट में भी इसको उपयोग कर सकते हैं। ड्रोन्स की बात करें तो काफ़ी साइज़ में आते हैं, किलोग्राम से लेकर ग्राम तक की साइज़ में भी आते हैं। और डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने 5 टाइप ऑफ डिफरेंट ड्रोन को आइडेंटिफाई किया है। तो 5 कैटेगरीज़ हैं ड्रोन्स की इंडिया में अगर बात करें, एज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। फर्स्ट है नैनो ड्रोन्स, जिनकी साइज़ 250 ग्राम तक या उससे लेस हो। माइक्रो ड्रोन्स 250 ग्राम टू 2 किलोग्राम। देन कम्स स्मॉल 2 किलोग्राम टू 25 किलोग्राम, मीडियम फ्रॉम 25 किलोग्राम टू 150 किलोग्राम, और लार्ज ड्रोन्स 150 किलोग्राम से बड़े आते हैं। तो 5 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ड्रोन है: नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। अगर हम इंडस्ट्री देखें ड्रोन्स की इंडिया में, तो अब तक फ्रेंड्स 2021 तक ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि नियरली $885 मिलियन हो जाएगी। और पूरे वर्ल्ड में अभी तक ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2021 तक $21.47 बिलियन ड्रोन इंडस्ट्री होने वाली है। लेकिन काफ़ी इलीगल ड्रोन्स हमारे इंडिया में, ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि अक्टूबर 2019 में ही 50,000 से 60,000 इलीगल ड्रोन्स हैं हमारे इंडिया में। इसलिए रेगुलेशन काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। तो आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन 5 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ड्रोन्स की क्लासीफाई करता है। अगस्त 2018 में फ्रेंड्स सेंटर ने पहली बार ड्रोन के रेगुलेशन निकाले थे। फर्स्ट सेट ऑफ नॉर्म्स ड्रोन रेगुलेशन 1.0। इस रेगुलेशन में 400 फीट तक ड्रोन ऑपरेशन की परमिशन दे दी गई थी ड्यूरिंग डे टाइम। इन्हीं गाइडलाइंस के अंदर फ्रेंड्स कुछ एयर स्पेस डिवाइड किए गए हैं। उसके हिसाब से रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन को डिवाइड किया गया है। रेड जोन बेसिकली नो फ्लाई जोन को डिनोट करता है, मतलब ऐसे एरिया जहाँ पर आप ड्रोन ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर के पास, एयरपोर्ट्स, विजय चौक इन दिल्ली, कोई स्टेट सेक्रेटेरिएट का कॉम्प्लेक्स है, स्टेट कैपिटल्स, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है या मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, वहाँ पर रेड जोन इशू किया गया है। येलो जोन में आप येलो जोन कंट्रोल्ड एयर स्पेस को डिनोट करता है, मतलब अगर आपने एयर डिफेंस क्लियरेंस या एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्लियरेंस ले रखा है, तो आप येलो स्पेस में भी ड्रोन को ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कम ग्रीन जोन, जहाँ पर अनरेस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस जोन जिसको बोला जाता है। यहाँ पर जोन ऑपरेट करने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फिर भी आपको एक क्लियरेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है फ्रॉम डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। ड्रोन रेगुलेशन 1.0 के अंदर कुछ प्रोसेस को प्रिस्क्राइब किया गया है ड्रोन ऑपरेटर्स के लिए। सबसे पहले उन लोगों को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ अनमेन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट भी लेना पड़ेगा अमंग अदर परमिशन। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड अनमेन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से फ्रेंड्स परमिशन लेने की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो नो परमिशन नो टेक ऑफ क्लॉज बनाया गया है इंडिया में। जब तक परमिशन नहीं लेते हैं, जब तक आप ड्रोन को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। कोई सी भी जोन हो, या रेड जोन हो, येलो जोन हो, वेदर ग्रीन जोन, आपको परमिशन लेने की ज़रूरत है। तो ग्रीन जोन के लिए परमिशन फिर हम डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से लेनी पड़ेगी। तो हमने देखा कि रेगुलेशन 1.0 के अंदर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर और UAOP अनमेन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट भी इशू किया जाएगा। यह जो फ्रेंड्स यूजर्स हैं उनको वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है ड्रोन्स का, एज वेल एज पायलट्स एंड ऑनर्स। अगर हम नैनो कैटेगरी के ड्रोन्स को छोड़ दें, बकाया जो रेस्ट 4 कैटेगरी हैं उनके लिए जब भी फ़्लाइट की जाती है यूजर्स के द्वारा तो परमिशन लेने की ज़रूरत है। यह परमिशन एक मोबाइल ऐप के थ्रू ली जा सकती है और ऑटोमेटेड परमिशन ग्रांट भी की जा सकती है और डिनाई भी की जा सकती है। पायलट की अगर हम बात करें तो पायलट का फ्रेंड्स लाइसेंस होना चाहिए।
बिफोर ऑपरेटिंग अ ड्रोन, तो पायलट को भी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है। यह फ्रेंड वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है ड्रोन्स का, पायलट्स का और ऑनर्स का, ये तो हम देख ही चुके हैं। फिर फ्रेंड्स जनवरी 2019 में एक ड्रोन पॉलिसी 2.0 पे वाइट पेपर रिलीज़ किया गया था। इसमें ड्रोन्स को डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए यूज़ करने की भी बात की गई थी बियॉन्ड द विजुअल लाइन ऑफ साइट, मीन्स 400 फीट के बाद भी आप जो ऊंचाई है उसके ऊपर भी आप ड्रोन्स को फ्लाई कर सकते हैं और डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए ड्रोन को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ड्रोन पॉलिसी 2.0 में एस्टिमेट किया गया था। फॉरेनर्स को फ्रेंड अभी परमिशन नहीं दी गई है ड्रोन्स को यूज़ करने के लिए इंडिया में। देखो, फॉरेनर्स आर नॉट करेंटली अलाउड टू फ्लाई ड्रोन्स इन इंडिया। कमर्शियल पर्पस के लिए अगर फॉरेनर्स को ड्रोन्स का यूज़ करना है तो सबसे पहले उनको लीज़ पे देना पड़ेगा अपना ड्रोन किसी भी एक इंडियन एंटिटी को, और इंडियन एंटिटी के पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए और अनमैन्ड एयर ऑपरेटर परमिट भी होना चाहिए। तो UAOP अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट होना चाहिए या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। यह जो परमिट है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के पास से मिलेगा। तो फॉरेनर्स को डायरेक्टली अलाउ नहीं किया गया है, वो लीजिंग के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए ड्रोन्स को यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म है जिसकी सहायता से ड्रोन के ट्रैफिक को मैनेज किया जा सकता है। यह अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए काम आएगा। कैसे फ्रेंड्स? इस प्लेटफॉर्म की सहायता से रजिस्ट्रेशन को इशू किया जाएगा। जो लाइसेंस है ड्रोन ऑपरेटर्स के लिए वही भी दिया जाएगा, ड्रोन्स के लिए भी लाइसेंस दिया जाएगा एज वेल एज फॉर देयर ऑपरेटर्स। नैनो ड्रोन्स को छोड़कर फ्रेंड्स जो बकाया 4 ड्रोन्स हैं, एवरी फ्लाइट के लिए परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए भी जो इंस्टेंट परमिशन के लिए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जा सकता है। यह प्लेटफॉर्म सभी तरह के ड्रोन्स को रेगुलेट करता है इन माइक्रो एंड हायर कैटेगरीज। भले ही फ्रेंड्स नैनो कैटेगरी का ड्रोन हो, लेकिन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर की ज़रूरत पड़ती है और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट की भी ज़रूरत पड़ती है ऑपरेटर्स के लिए। तो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट ऑपरेटर के लिए परमिट की ज़रूरत पड़ती है और यह सभी अप्रूवल के लिए जाते हैं और डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जाता है फर्दर अप्रूवल के लिए और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू किया जाता है सभी तरह के ड्रोन्स के लिए, और ऑपरेटर्स के लिए अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट इशू किया जाता है। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट की बात करें तो यह जो ऑनर्स होते हैं ड्रोन्स के, उनके लिए यह परमिट इशू किया जाता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा यह परमिट इशू किया जाता है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को यूज़ करके। फ्रेंड्स, यह जो परमिट है वह नॉन ट्रांसफरेबल है और 5 साल से ज़्यादा परमिट अलाउ नहीं किया जाता है, मीन्स आपको फिर अपडेट करना पड़ेगा। तो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के बारे में हमने जाना, जिसका काम आता है बेसिकली रजिस्ट्रेशन के लिए, लाइसेंसिंग ऑफ ड्रोन एंड लाइसेंसिंग ऑफ ऑपरेटर्स, और जो इंस्टेंट क्लियरेंस की ज़रूरत होती है फॉर एवरी फ्लाइट, उसके लिए भी एक डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। और भले ही ड्रोन जो 5 कैटेगरी के हैं फ्रेंड्स, सभी के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू करना ज़रूरी है। और यह जो प्लेटफॉर्म है एवरी फ्लाइट के लिए माइक्रो से लेके हायर कैटेगरी के ड्रोन को जो परमिशन दी जाती है उसको भी रेगुलेट करता है। जो ड्राफ्ट पॉलिसी सेकंड रिलीज़ की गई है उसके बारे में भी देख लीजिए। एयर फ्लाइट के लिए फ्रेंड्स अब न्यू रूल्स आ गए हैं इस न्यू ड्राफ्ट पॉलिसी में। मतलब अभी हमने देखा था कि 400 फीट के ऊपर लिमिट डिसाइड की गई थी, सिर्फ दिन में ही ऑपरेट किया जा सकता था ड्रोन्स को, लेकिन अब इस लिमिट को एक्सपेंड किया जाएगा बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट। ड्रोन कॉरिडोर्स बनाने की बात की जा रही है, मतलब सेपरेट कॉरिडोर बनाया जाएगा जो अनमैन्ड एयर व्हीकल हैं उनके लिए। एडिशनली ड्रोन पोर्ट्स को भी बनाया जाएगा जहां से लैंडिंग और टेकिंग ऑफ हो सकेगी ड्रोन्स की। एक लाइफ साइकिल भी डिसाइड की जाएगी ड्रोन्स की। उस लाइफ साइकिल एंड होने के बाद रीसर्टिफिकेशन किया जाएगा ड्रोन्स का। एक सेपरेट फ्रेंड्स ड्रोन डायरेक्टोरेट भी बनाया जाएगा विद इन द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के अंदर ही ड्रोन डायरेक्टोरेट को बनाया जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड डिजिटल स्काई सर्विस प्रोवाइडर्स।
डिजिटल स्काई सर्विस प्रोवाइडर्स एक ऐसे न्यू प्लेयर्स हैं जो फ्रेंड्स ड्रोन सर्विस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इनके रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। यह प्राइवेट और पब्लिक एजेंसी दोनों ही हो सकते हैं। नाइट टाइम परमिशन के लिए, नाइट टाइम अगर ऑपरेशन करना है ड्रोन्स का तो उसके लिए स्पेशल परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। एफडीआई की भी बात की गई है ड्रोन पॉलिसी 2.0 में। 100% एफडीआई अलाउ कर दी गई है अनमैन्ड एयर सिस्टम के लिए और कमर्शियल सिविल एविएशन सर्विसेज के लिए। ड्रोन पॉलिसी 1.0 में कोई एफडीआई की बात नहीं की गई थी। नेक्स्ट टॉपिक डीआरडीओ की यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी से रिलेटेड है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने जो 5 यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी हैं डीआरडीओ की, वो नेशन को समर्पित की हैं। डीआरडीओ की जो 5 यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी हैं वो 5 सिटीज़ में सिचुएटेड हैं: बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड हैदराबाद। बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड हैदराबाद। जो हर एक लैब है फ्रेंड्स, वह वर्क करेगी ऑन द एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ इम्पोर्टेंस। इसके साथ ही साथ जो फ्यूचरिस्टिक डिफेंस सिस्टम है उनको भी डेवलप किया जाएगा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजीज़, कॉग्निटिव टेक्नोलॉजीज़, एसिमेट्रिक टेक्नोलॉजी या स्मार्ट मटेरियल्स। तो यह जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है इनकी सहायता से फ्यूचरिस्टिक डिफेंस सिस्टम बनाया जाएगा और यह जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंस की, इन पर स्पेशल फोकस किया जाएगा इन लैब्स में। इन लैब्स में जो यंग साइंटिस्ट हैं वो अप टू द एज ऑफ 35 ही एम्प्लॉय किए जाएंगे फॉर डेवलपिंग कटिंग एज फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी फॉर मिलिट्री वेपनरी। इससे होगा क्या फ्रेंड, यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी से इंडिजिनियस रिसर्च कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी बूस्टअप मिलेगा डिफेंस सेक्टर में, और डिफेंस सेक्टर में जो यूथ है उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा इन डिफेंस रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी जो डीआरडीओज़ की हैं वो 5 सिटीज़ में डेवलप की जा रही हैं: बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड हैदराबाद। This is the end of the video. Thank you very much for listening.